हो गया और उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मुझे वहां ले चलो। स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। यह सुनकर विराट का चेहरा फिर से सख्त हो गया। वरिष्ठ, क्या यह अनुचित नहीं है? विराट ने सावधानी से बनावटी मुस्कान के साथ कहा। इस महिला ने अभी जो कहा था उससे यह स्पष्ट था कि वह उसके निवास में रहना चाहती थी, जिससे विराट के सिर में तुरंत दर्द होने लगा। वह अब अपने घर की महिलाओं के बीच गलतफहमियों और ईर्ष्या को लेकर चिंतित नहीं था। आखिरकार जहां इस तरह के मामलों से उसे काफी परेशानी होगी, वे अंततः तुच्छ और हानिरहित मामले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी हवेली में ऐसी शक्तिशाली हस्ती का रहना उसके लिए अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण था। न केवल वह अत्यधिक दबाव में था, बल्कि पूरा शक्ति सिंधु महाद्वीप भी था। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करते? स्वरा ने विराट की ओर देखा और उसकी बातें सुनकर पूछा। नहीं नहीं, विराट ने जल्दी से समझाया। यह बस क्या? स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। वरिष्ठ, चूंकि आपकी चोटें ठीक हो गई हैं, आपको जल्द से जल्द यहां से चले जाना चाहिए। विराट ने दांत पीसे और अंततः कहा, हमारी जगह इतनी छोटी है कि आप जैसी महान हस्ती यहां नहीं रह सकती। उसके सामने काले वस्त्रों वाली महिला अमरलोक के 9वें स्तर की शीर्ष विशेषज्ञ थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धा अपने कम साधना स्तर के कारण उसके आतंक को महसूस नहीं कर सके। आखिरकार साधना के स्तरों में अंतर इतना अधिक था कि उससे निकलने वाली भयानक आभा को महसूस नहीं किया जा सकता था। लेकिन वे शक्तिशाली हस्तियां जो शीर्ष स्तर की विशेषज्ञ थीं, वे अभी भी अथाह दूरी से भी उससे निकलने वाली भयानक आभा को महसूस कर सकती थीं। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उसकी उपस्थिति पूरे ब्रह्मांड में इसे एक चमकदार बीकन में बदलने के समान होगी, जो अनगिनत नजरों को आकर्षित करेगी और इस प्रकार अंतहीन परेशानी लाएगी। वर्तमान में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सर्वोच्च रैंक वाला साधक केवल चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा है। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में यह महत्वहीन है और यह किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। कंटक महाद्वीप के अंधकार दानव वंश के अलावा जिन्होंने शक्ति सिंधु महाद्वीप के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, कोई भी इसकी वास्तविक ताकत नहीं जानता है। हालांकि यदि अमरलोक के 9वें स्तर का एक शीर्ष विशेषज्ञ शक्ति सिंधु महाद्वीप पर रहता है, तो स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। इसलिए विराट केवल यही चाहता है कि स्वरा भारी परेशानी लाने से बचने के लिए जल्द से जल्द शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ दे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप अमरलोक के 9वें स्तर के विशेषज्ञ के कारण होने वाली परेशानी का सामना नहीं कर सकता है। विराट, तुमसे किसने कहा कि मेरी चोटें ठीक हो गई हैं? स्वरा ने उसकी ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा, मेरी चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। बहुत बकवास हो गई, जल्दी करो और रास्ता दिखाओ। विराट, मेरा धैर्य सीमित है, मुझे क्रोधित मत करो, नहीं तो मैं अभद्र हो जाऊंगी। स्वरा की बातें सुनकर विराट का दिल कांप गया और वह केवल आज्ञाकारी रूप से कह सका, हाँ हाँ, कनिष्ठ आज्ञा मानता है। लाचार होकर विराट केवल रास्ता दिखा सकता था, स्वरा को अपने निवास पर वापस ले जा रहा था। आखिरकार अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अमरलोक के 9वें स्तर के विशेषज्ञ को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। भले ही अमरलोक का यह 9वें स्तर का विशेषज्ञ अभी भी गंभीर चोटों से उबर रहा था और उसकी ताकत उसके चरम के 10,000वें हिस्से से भी बहुत कम थी। अगर स्वरा की ताकत वास्तव में वैसी ही थी जैसा उसने दावा किया था, एक नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को आसानी से कुचलने में सक्षम थी, तो उसे तो छोड़ ही दें। भले ही पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप की पूरी ताकत जुटा ली जाए, तो भी स्वरा का मुकाबला करना शायद असंभव ही होगा। जब शक्ति में अंतर बहुत अधिक नहीं होता है, तो बेहतर संख्या असमानता की भरपाई कर सकती है। हालांकि जब शक्ति में अंतर बहुत बड़ा हो जाता है, तो यह दुर्गम हो जाता है। एक अकेले भेड़िए की तरह जो किसी बाघ या शेर का मुकाबला नहीं कर सकता, भेड़ियों का एक झुंड आसानी से एक अकेले शेर या बाघ को फाड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भेड़ियों और बाघों शेरों के बीच शक्ति का अंतर महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अजेय नहीं है। इसके विपरीत चींटियों का एक बड़ा समूह, चाहे वह कितनी भी क्यों न हो, एक हाथी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह महान क्षेत्र स्तर की सेना आरोहण लोक या दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के खिलाफ काफी उपयोगी हो सकती है, लेकिन महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता नगण्य है। महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कम से कम एक आरोहण लोक की सेना की आवश्यकता होती है, और एक आरोहण लोक की सेना भी अमरलोक के विशेषज्ञ के खिलाफ समान रूप से कमजोर होगी। अमरलोक के विशेषज्ञ से निपटने के लिए कम से कम एक दिव्य विकास लोक की सेना की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ऐसे विशेषज्ञ से मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़ी दिव्य विकास लोक की सेना की आवश्यकता होगी। एक छोटी सेना अप्रभावी होगी। यह पूर्ण शक्ति वाले शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ की भयानक निवारक शक्ति है। शक्ति सिंधु महाद्वीप की वर्तमान शक्ति के साथ यह स्पष्ट है कि उनके पास अभी तक अमरलोक के विशेषज्ञ से मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। विराट हमेशा समझदार है, वह कभी भी ऐसा गुस्ताखी भरा काम नहीं करेगा। बेशक यह केवल स्वरा जैसे लोगों पर लागू होता है, जिन्हें सच्चा दुश्मन नहीं माना जाता है, जिनके लिए विराट अस्थायी रूप से झुक जाएगा। अंधकार दानव वंश जैसे सच्चे दुश्मन के खिलाफ चाहे वे कितना भी दबाव डालें, विराट कभी नहीं झुकेगा। एक बड़ी कीमत चुकाकर भी वह मौत तक लड़ेगा। विराट स्वरा के साथ अपने निवास पर लौट आया। युवा मास्टर, आप वापस आ गए। विराट को स्वरा के साथ लौटते देख सोनाली ने तुरंत बड़ी खुशी के साथ उसका स्वागत किया। सोनाली के मन में हमेशा से ही विराट के लिए भावनाएं थीं। हालांकि विराट ने उसके स्नेह का जवाब नहीं दिया और उसे केवल एक छोटी बहन की तरह ही माना। यद्यपि वे दांववादी साथी नहीं बन सकते थे, सोनाली तब तक संतुष्ट थी जब तक वह उसके साथ रह सकती थी, उसके लिए काम कर सकती थी और उसे कभी कभार देख सकती थी। उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा। विराट को बाहर से लौटते देख वह हमेशा खुश होती थी। विराट ने सहमति में सिर हिलाया। जल्द ही सोनाली का ध्यान विराट के बगल में काले कपड़े पहने बेहद खूबसूरत महिला पर गया। युवा मास्टर, ये कौन है? सोनाली ने स्वरा की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे और उसने विराट से पूछा। अपने सामने बेहद खूबसूरत काले कपड़े पहने महिला को देखकर सोनाली तुरंत उसकी सुंदरता से चकाचौंध हो गई। कितनी खूबसूरत महिला है! उनके सामने खड़ी काले वस्त्रों वाली इस महिला के पास एक ऐसी सुंदरता थी जो पारलौकिक लगती थी, जैसे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। हालांकि जहां उसकी सुंदरता अद्वितीय थी, वहीं यह उसकी सबसे आकर्षक विशेषता नहीं थी। आखिरकार तलवार संप्रदाय में सुंदरियों की कोई कमी नहीं थी, खासकर विराट के आसपास की महिलाएं, जिनमें से प्रत्येक एक दुर्लभ और उत्कृष्ट सुंदरी थी। केवल रूप रंग की बात करें तो यामिनी, शालिनी, निहारिका, शुभांगी, लीलावती और सुहाना जैसी महिलाएं इस काले वस्त्रों वाली महिला से बहुत कम नहीं थीं, लेकिन स्वभाव के मामले में वह स्पष्ट रूप से उनसे आगे निकल गई थी। स्वरा आखिरकार अमरलोक के 9वें स्तर की शीर्ष विशेषज्ञ थी। चाहे दृष्टि, ज्ञान या साधना के मामले में हो, वह यामिनी, शालिनी और शुभांगी से कहीं आगे थी। उसकी शक्तिशाली साधना, महान स्थिति और समृद्ध अनुभव ने स्वाभाविक रूप से उसके स्वभाव को असाधारण बना दिया था। अगर यामिनी और अन्य लोग एक दिन उसके साधना के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो उनका स्वभाव स्वाभाविक रूप से उसके स्वभाव से कम नहीं होगा। हालांकि अभी के लिए स्वरा स्पष्ट रूप से अन्य महिलाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए यहां तक कि अच्छी तरह से जानकार सोनाली भी उसे देखकर पल भर के लिए स्वरा की सुंदरता से दंग रह गई थी। कनिष्ठ बहन सोनाली, यह वरिष्ठ स्वरा है। वह कुछ समय के लिए मेरे निवास पर रहेंगी। तुम्हें उनकी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए और उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विराट ने सोनाली को गंभीरता से निर्देश दिया। वह वर्तमान में नहीं जानता था कि वरिष्ठ स्वरा किस तरह की व्यक्ति है। फिलहाल वह ऐसी व्यक्ति नहीं लग रही थी जो मनमौजी और क्रूर हो, लेकिन दिखावा भ्रामक हो सकता है, और वह स्वरा को थोड़े समय के लिए ही जानता था, इसलिए वह निश्चित नहीं हो सकता था कि वह किस तरह की व्यक्ति थी।
इसलिए उसने सोनाली को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दिया। ऐसा न हो कि स्वरा उपेक्षित महसूस करे और अपना गुस्सा सोनाली पर निकाले, जिससे उसे अवांछित परेशानी हो। विराट अच्छी तरह से जानता था कि शक्तिशाली विशेषज्ञ कमजोर योद्धाओं के जीवन को महत्व नहीं देते थे। जरा सी बात पर अपना गुस्सा निकालने के लिए वे कमजोर योद्धाओं को आसानी से मार देते थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप में तलवार संप्रदाय के सख्त नियमों और अच्छी प्रतिष्ठा ने ऐसी घटनाओं को रोका। हालांकि विराट इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि बाहरी विशेषज्ञ ऐसे दुर्गुण नहीं दिखाएंगे। हाँ युवा मास्टर, विराट की बातें सुनकर सोनाली ने जल्दी और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वास्तव में विराट के निर्देशों के बिना भी वह अभी भी इस वरिष्ठ स्वरा के साथ सावधानीपूर्वक व्यवहार करती। विराट के निवास की प्रबंधक के रूप में सोनाली हमेशा इस संबंध में बहुत चौकस थी और उसने कभी भी शिष्टाचार की कमी नहीं की। हालांकि वह विराट की सबसे करीबी विश्वास पात्रों में से एक थी। यहां तक कि यामिनी, शालिनी, रिया और अन्य लोगों ने भी उसे ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में सोनाली की स्थिति काफी खास थी। हालांकि सोनाली अपनी स्थिति के कारण अभिमानी या दबंग नहीं बनी। वह हमेशा सभी के साथ कोमलता और शिष्टाचार से पेश आती थी। यहां तक कि कमजोर साधना और निम्न स्तर वाले योद्धाओं को भी सोनाली ने कभी नीचा नहीं समझा। विराट के निवास पर आने वाले सभी लोगों के साथ सम्मान और आतिथ्य का व्यवहार किया जाता था। इस संबंध में सोनाली को विराट से गहराई से प्रभावित कहा जा सकता है, क्योंकि विराट कभी अभिमानी या घमंडी नहीं था और अपनी ताकत या स्थिति के कारण कभी किसी को नीचा नहीं समझता था। यहां तक कि बिना किसी साधना वाले आम लोगों का सामना करते समय भी विराट उन्हें पर्याप्त सम्मान देता था, कुछ योद्धाओं के विपरीत जो खुद को श्रेष्ठ मानते थे और आम लोगों को चींटियों के रूप में मानते थे। हालांकि यद्यपि सोनाली सम्मानपूर्वक विराट के आदेशों से सहमत थी, वह कुछ संदेह करने से खुद को रोक नहीं पाई। आखिर यह वरिष्ठ स्वरा थी कौन? युवा मास्टर उसके साथ इतना विशेष व्यवहार क्यों कर रहे थे? यह सर्वविदित था कि यद्यपि विराट के आसपास कई महिलाएं थीं, उनमें से कोई भी उसके साथ नहीं रहती थी। इसके बजाय वे अपने अपने आवासों में अलग अलग रहती थीं। यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि ये महिलाएं सभी गर्व और अभिमानी थीं। चूंकि विराट ने उनसे आधिकारिक तौर पर शादी नहीं की थी, इसलिए वे इतने विनम्र नहीं हो सकते थे कि वे खुद को पेश करें और बेशर्मी से उसके निवास पर उसके साथ रहने आएं। ऐसा न हो कि अन्य महिलाएं उन्हें नीचा समझें। लेकिन दूसरी ओर यह इसलिए भी था क्योंकि विराट प्रेम और रोमांस के मामलों में विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं रखता था। वह वर्तमान में पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स पर केंद्रित था और ऐसी चीजों में खुद को नहीं फंसाना चाहता था। इसके अलावा वे महिलाएं बहुत परेशान करने वाली थीं। यदि वह एक के करीब होता तो दूसरे नाराज और ईर्ष्यालु हो जाते, जिससे उसे अंतहीन परेशानी और सिर दर्द होता। इसलिए विराट ने बस सभी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी हवेली में अकेला रहता था, किसी के साथ घर साझा नहीं करता था। अन्यथा यदि वह किसी महिला का पक्ष लेना चाहता तो वह किसी भी समय उसकी हवेली पर रह सकता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यामिनी की हवेली में कभी कभार 1 या 2 रात रुकने के अलावा विराट मूल रूप से कभी भी किसी अन्य महिला की हवेली में रात भर नहीं रुका। हमेशा अपनी हवेली में अकेला रहता था। जहां तक विराट का सक्रिय रूप से अन्य महिलाओं को अपनी हवेली में वापस लाने की बात है तो यह अभूतपूर्व था। आखिरकार शक्ति सिंधु महाद्वीप इतना विशाल था जिसमें अनगिनत खाली हवेलियां थीं। तलवार संप्रदाय के पास निश्चित रूप से मेहमानों को ठहराने के लिए पर्याप्त जगह थी। इन सभी वर्षों में स्वरा पहली महिला थी जिसे विराट सक्रिय रूप से अपनी हवेली में रहने के लिए लाया था। इसलिए इससे सोनाली के दिल में एक मजबूत जिज्ञासा पैदा हुई। हालांकि जहां सोनाली उत्सुक थी, वह विराट के निजी मामलों में दखल नहीं देती थी। युवा मास्टर ने जो किया वह उनका अपना काम था और एक नौकरानी के रूप में हस्तक्षेप करना उनकी जगह नहीं थी। यद्यपि विराट उसे हमेशा कनिष्ठ बहन सोनाली के रूप में संबोधित करता था, सोनाली हमेशा खुद को विराट की नौकरानी मानती थी। विराट की नौकरानी के रूप में सेवा करना कुछ ऐसा था जो वह स्वेच्छा से करती थी। उसे यह नहीं लगता था कि यह स्थिति उसे हीन बनाती है। अरे अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। विराट स्वरा को अपने निवास पर ले गया और व्यक्तिगत रूप से उसके ठहरने की व्यवस्था की। तलवार संप्रदाय के वास्तविक शासक के रूप में अनगिनत आंगनों और इमारतों के साथ विराट का निवास बहुत बड़ा था। इतने बड़े निवास में स्वरा ही नहीं बल्कि 3000 सुंदरियाओं भी आसानी से रह सकती थीं। वरिष्ठ, यदि आपको कुछ चाहिए तो आप सोनाली को बता सकती हैं और वह आपके लिए इसकी व्यवस्था करेगी। विराट ने उसके रहने की व्यवस्था करने के बाद स्वरा से कहा, ठीक है, अच्छा है। स्वरा ने सहमति में सिर हिलाया। वह विराट के रवैये से काफी संतुष्ट थी। हालांकि वह पहले उसके प्रति कुछ हद तक अशिष्ट रहा था, लेकिन वह आम तौर पर काफी अच्छा था। यह विचार करते हुए कि उसने उसकी जान बचाई थी और उसके विचारशील आतिथ्य को देखते हुए वह उसके खिलाफ कोई बात नहीं रखेगी। उसके विराट के निवास पर रहने की जिद करने का मुख्य कारण यह था कि वह इस क्षेत्र से अपरिचित थी। यदि वह कहीं और रहती तो अपनी सेवा के लिए किसी को ढूंढना असुविधाजनक होता। यहाँ वह केवल विराट को जानती थी। हालांकि वह उसे बहुत समय से नहीं जानती थी, लेकिन वह दूसरों की तुलना में उससे बहुत अधिक परिचित थी, जिससे उसे सेवा करवाना आसान हो गया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या विराट के निवास पर रहने से गपशप होगी, स्वरा को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। यदि विराट अमरलोक का विशेषज्ञ होता तो स्वरा स्वाभाविक रूप से इतनी सहज नहीं होती, लेकिन दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के एक योद्धा के लिए कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि उसके और विराट के बीच कुछ हुआ है। स्वरा को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि जब से वह उसके निवास में आई थी तब से विराट उसके साथ कुछ करेगा। सबसे पहले उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। दिव्य विकास लोक के मध्य चरण का एक योद्धा किसी भी तरह की चाल नहीं चल सकता था। दूसरा, यह विराट में स्वरा के भरोसे के बारे में भी था। अगर विराट वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसके बेहोश रहने के दौरान उसके पास कई अवसर होते। उसके जागने तक इंतजार करने, उसकी चोटों का इलाज करने और फिर इतनी परेशानी से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस वजह से स्वरा को विराट पर पूरा भरोसा था। यदि कोई उन लोगों को रैंक करे जिन पर स्वरा इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती थी तो विराट निश्चित रूप से उसके शीर्ष 3 में होगा। वास्तव में वह उस पर अपने कुछ लंबे समय के साथी शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक भरोसा करती थी। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर घात लगाकर किए गए हमले के बाद स्वरा अब इस दुनिया में किसी पर आसानी से भरोसा करने की हिम्मत नहीं करती थी। ठीक होने के लिए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की उसकी यात्रा दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक कड़ाई से रखा गया रहस्य था जो बहुत कम लोगों को पता था। जिस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था वह कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसे वह अच्छी तरह जानती थी, शायद कोई साथी शिष्य भी। सौभाग्य से घटनाओं के इस कठोर मोड़ के बाद स्वरा का सामना विराट से हुआ और उसे बचा लिया गया। इसके अलावा विराट ने बिना किसी गुप्त उद्देश्य के उसे बचाया, उसने बस उसकी जान बचाई। अन्यथा भले ही वह चमत्कारी रूप से बच जाती, फिर भी उसके चरित्र में अनिवार्य रूप से एक भारी बदलाव आया होता। वह सभी के प्रति अविश्वासपूर्ण हो जाती, शायद मानवता के रक्षक से ठंडे खून वाली और क्रूर राक्षसी में भी बदल जाती। विराट द्वारा बचाए जाने के बाद उसने उसमें जो कुछ भी देखा उसने उसे एहसास कराया कि सच्ची मानवता अभी भी मौजूद है, कि कुछ चीजें हैं जो रक्षा के लायक हैं और उसके बलिदान अभी भी सार्थक थे। वरिष्ठ, अगर और कुछ नहीं है तो यह कनिष्ठ अब प्रस्थान करेगा। विराट ने संतुष्ट स्वरा की ओर देखते हुए सावधानी से कहा, ठीक है, जाओ। स्वरा ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अगर मुझे किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी।
अगर उसे किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वह सोनाली नाम की उस छोटी लड़की को परेशान नहीं करेगी। विराट जैसे देखभाल करने वाले परिचित के होते हुए वह अजनबियों को क्यों परेशान करेगी? वास्तव में यहां तक कि खुद स्वरा को भी एहसास नहीं हुआ कि उसने अनजाने में विराट पर एक हल्की निर्भरता विकसित कर ली थी। हालांकि स्वरा अमरलोक के 9वें स्तर की एक शीर्ष विशेषज्ञ थी। कई लड़ाइयों और एक हमले के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और मौत के कगार पर थी। यह क्षण यकीनन उसका अब तक का सबसे कमजोर क्षण था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफ एम ऐप डाउनलोड कई गुना बढ़ा दें। उसने विराट की बाहों में काले वस्त्र पहने उस सुंदर स्त्री को देखा और चौंक कर कहा, विराट, तुम्हें अमरलोक के 9वें स्तर की इतनी शीर्ष विशेषज्ञ कहां से मिल गई? तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वह सोनाली नाम की उस छोटी लड़की को परेशान नहीं करती। विराट जैसे देखभाल करने वाले परिचित के होते हुए वह अजनबियों से क्यों परेशान होती? असल में खुद स्वरा को भी इस बात का एहसास नहीं था कि जाने अनजाने में उसकी विराट पर थोड़ी निर्भरता बन गई थी। हालांकि स्वरा अमरलोक के 9वें स्तर की एक शीर्ष विशेषज्ञ थी, लेकिन लगातार कई लड़ाइयों और एक बड़े हमले के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और मौत के कगार पर थी। यह क्षण शायद उसकी जिंदगी का सबसे कमजोर पल था। स्वरा भले ही अमरलोक के 9वें स्तर की शीर्ष विशेषज्ञ थी, लेकिन फिर भी वह एक महिला ही थी। चाहे वह पहले कितनी भी अभिमानी और अलग थलग क्यों न रही हो या कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपने सबसे कमजोर पलों में सुरक्षा की भावना के लिए वह अवचेतन रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को खोजती थी जिस पर वह निर्भर हो सके। विराट, जो केवल दिव्य विकास लोक के मध्य चरण का एक योद्धा था, फिर भी नीले वस्त्र पहने इस कमजोर दिखने वाले युवक से उसे एक अजीब सी सुरक्षा की अनुभूति होती थी। स्वरा की बातें सुनकर विराट के चेहरे के भाव कठोर हो गए। अपनी बुद्धिमत्ता के साथ वह स्वरा की बातों के पीछे का अर्थ कैसे नहीं समझ सकता था। स्वरा स्पष्ट रूप से उसे अपने नौकर की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। विराट यह सब करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। उसके पास इस महिला के नखरे उठाने के लिए अपना सारा समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं थी। इस बीच कंटक महाद्वीप का अंधकार दानव वंश अपने 3 मध्यम आकार के कबीलों के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप पर एक और हमले के लिए एक विशाल सेना जुटा रहा था। वहीं दूसरी ओर अग्नितत्व पूर्वज भी महारक्तिम किला जाने की योजना बना रहा था ताकि वह वहां के सदस्यों के सामने सप्त खड्ग अमर भवन से जुड़े रहस्य उजागर कर सके। इनमें से हर एक मामला शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। ये सभी जरूरी मामले उसके ध्यान देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उसका सबसे महत्वपूर्ण काम किसी भी तरह से अपनी और तलवार संप्रदाय की ताकत को बढ़ाना था ताकि आने वाले खतरे के लिए तैयार रहा जा सके। केवल जब वह और तलवार संप्रदाय दोनों पर्याप्त शक्तिशाली होंगे तभी वे अगली बाधा को पार कर सकेंगे। इसके अलावा इन सब बातों को छोड़ भी दें तो एक प्रतिष्ठित पुरुष के रूप में किसी महिला के नौकर की तरह काम करना उसकी गरिमा के खिलाफ था। भले ही यह महिला अमरलोक के 9वें स्तर की शीर्ष विशेषज्ञ क्यों न हो, विराट ने फिर भी ऐसा काम करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि अपनी अनिच्छा के बावजूद स्वरा की असीमित ताकत के सामने विराट पूरी तरह से बेबस था। अगर उसने उसे गुस्सा दिला दिया और वह उसे एक ही थप्पड़ में मार दे तो यह पूरी तरह से विनाशकारी होगा। इसलिए कोई और विकल्प न होने के कारण विराट केवल एक बनावटी मुस्कान के साथ चापलूसी करते हुए कह सका, बिल्कुल बिल्कुल वरिष्ठ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो कृपया संकोच न करें और बस आदेश दें। स्वरा के लिए सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद विराट वहां ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी से वहां से चला गया। विराट अपने कमरे में लौट आया और एकांत साधना शुरू कर दी। चूंकि स्वरा उसके निवास पर ही रुकी हुई थी, इसलिए विराट ने अनंत परम मीनार को बुलाकर उसके दूसरे स्तर पर साधना करने की हिम्मत नहीं की और उसे बाहर ही साधना करनी पड़ी। आखिरकार विराट अनंत परम मीनार जैसे चौंकाने वाले रहस्य का एक अंश भी उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उसकी साधना में सुधार हुआ, विराट को अनंत परम मीनार की आश्चर्यजनक शक्ति का एहसास होता गया। ऐसा सर्वोच्च खजाना न केवल दक्षिणी स्वर्ग मंडल में बल्कि शायद पूरे सुवर्ण भूमि लोक में भी अत्यंत दुर्लभ था। योद्धाओं के लिए ऐसे खजाने का आकर्षण अत्यंत प्रबल था। अगर यह खजाना सामने आ गया तो भले ही शुरुआत में स्वरा का उसे मारने का कोई इरादा न हो, लेकिन वह भी ऐसे खजाने के लालच में आ सकती है। स्वरा की नाक के ठीक नीचे वह अनंत परम मीनार को बुलाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? स्वरा की खातिरदारी करने के लिए विराट के असली शरीर के पास अपने निवास में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि वह स्वरा के हर आदेश पर हाजिर रह सके। जहां तक तलवार संप्रदाय के मामलों की बात है, विराट को उन्हें अस्थायी रूप से अपने स्वर्ण नाग अवतार पर छोड़ना पड़ा। हालांकि ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थीं जिन्हें विराट को व्यक्तिगत रूप से संभालने की आवश्यकता थी। आखिरकार विराट एक दूर से काम संभालने वाले प्रबंधक की तरह रहने का आदी था। तलवार संप्रदाय के छोटे बड़े मामले स्वाभाविक रूप से यामिनी, शालिनी, जनरल रिया, निहारिका और शुभांगी जैसी महिलाओं द्वारा संभाले जाते थे, इसलिए उसे उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। केवल बड़े फैसलों के लिए ही उसके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती थी। कुल मिलाकर विराट को केवल तलवार संप्रदाय की समग्र दिशा को समझने की आवश्यकता थी। यह खबर कि विराट एक बेहद खूबसूरत काले वस्त्र वाली महिला को वापस अपने निवास पर लाया है, पूरे तलवार संप्रदाय में आग की तरह फैल गई। यामिनी, शालिनी, निहारिका, शुभांगी और अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से यह खबर जल्दी ही मिल गई। यह खबर पाकर सभी महिलाएं काफी हैरान थीं। वे विराट की हरकतों से हैरान थीं और काले वस्त्र वाली महिला की पहचान को लेकर भी बहुत उत्सुक थीं। हालांकि अपनी उत्सुकता के बावजूद उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। भले ही वे महिलाएं अक्सर विराट को लेकर आपस में लड़ती थीं, लेकिन वे कोई मूर्ख नहीं थीं। वे उसके चरित्र को अच्छी तरह समझती थीं। हालांकि पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में यह अफवाह फैली हुई थी कि विराट को 2 ही चीजों से प्यार है, पैसा और खूबसूरत महिलाएं, और यह कि वह एक चरित्रहीन व्यक्ति है। लेकिन केवल वही लोग ऐसी अफवाहों पर विश्वास करेंगे जो उसे नहीं जानते थे। वे जो विराट के इतने करीब थीं, ऐसी बेतुकी अफवाहों पर कैसे विश्वास कर सकती थीं? विराट हर तरह से अच्छा था, सिवाय जब बात दिल के मामलों की आती थी। रोमांस के मामले में वह पूरी तरह से अनजान था। इन खूबसूरत महिलाओं के सामने भी विराट पूरी तरह से अप्रभावित रहता था। इसका मतलब था कि उसके साथ काफी समय बिताने के बावजूद ये महिलाएं अभी भी कुंवारी थीं। वे बस इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकती थीं कि विराट जैसा नीरस व्यक्ति कामुक हो सकता है। इसलिए जब महिलाओं को पता चला कि विराट एक बेहद खूबसूरत काले वस्त्र वाली महिला को वापस लाया है और उसने उसे अपने ही निवास में ठहराया है, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि उस महिला की पहचान को लेकर तीव्र जिज्ञासा थी। इस महिला की पृष्ठभूमि क्या थी जो विराट से इस तरह के विशेष व्यवहार की हकदार थी? या फिर क्या वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और विराट उसे हराने में असमर्थ होने के कारण उसकी बात मानने के लिए मजबूर था? यह कहना ही होगा कि ये महिलाएं विराट की राजदार होने के नाते जल्दी ही इस स्थिति के पीछे के कारणों को समझ गईं। इसलिए यह खबर जानने के बाद महिलाओं ने न केवल कोई तमाशा करने या ईर्ष्या करने से परहेज किया, बल्कि ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने काले वस्त्र वाली महिला की पहचान के बारे में पूछताछ करने का प्रयास भी नहीं किया। वे जानती थीं कि अगर महिला की पहचान ऐसी कोई चीज होती जिसे वे आसानी से जान सकती थीं, तो विराट उन्हें खुद ही बता देता, बिना उनके पूछे ही। हालांकि
अगर महिला की पहचान बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत से लोगों के जानने के लिए उपयुक्त नहीं थी, तो उनके पता लगाने के प्रयास केवल विराट की योजनाओं को खतरे में डाल देंगे। हालांकि महिलाएं अक्सर आपस में बहस करती थीं और एक दूसरे से ईर्ष्या करती थीं, लेकिन यह केवल छोटी छोटी बातों पर होता था। जब महत्वपूर्ण मुद्दों की बात आती थी, तो वे सभी बहुत ही संतुलित थीं और जानती थीं कि क्या महत्वपूर्ण है, और वे कभी भी बड़े महत्व के मामलों में लापरवाही या अनुचित व्यवहार नहीं करेंगी। यही वह कारण था जिससे इन महिलाओं ने विराट की अपार सहनशीलता और सम्मान अर्जित किया था। इन महिलाओं ने न केवल विराट के लिए तलवार संप्रदाय के मामलों को त्रुटिहीन ढंग से संभाला, जिसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, बल्कि कभी भी उसके लिए कोई परेशानी भी खड़ी नहीं की। इन महिलाओं ने उसके लिए इतना त्याग किया था जिससे विराट को उनके प्रति गहराई से कर्जदार महसूस होता था। यही कारण था कि विराट उनकी उपस्थिति में इतना डरपोक दिखाई देता था। ये कहने के बजाय कि विराट अपनी पत्नी से डरता था, यह कहना अधिक सटीक होगा कि वह इन महिलाओं के प्रति दोषी और सम्मानजनक महसूस करता था। हालांकि विराट को उन पर पूरा भरोसा भी था। इसलिए स्वरा से जुड़े मामले के संबंध में विराट ने यामिनी, शालिनी और निहारिका को स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये महिलाएं उसके कार्यों को समझेंगी। और वास्तव में यामिनी, शालिनी और निहारिका की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी विराट ने उम्मीद की थी। वे उसके स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसके लिए कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आई। स्वरा के आगमन के बावजूद पूरा तलवार संप्रदाय अपरिवर्तित रहा, हमेशा की तरह सुचारू रूप से काम कर रहा था। श्वेत हिम महाद्वीप। विराट के निर्मल अवतार ने पुनीत, चंद्रिका और अन्य लोगों का अभिवादन किया, यह कहते हुए कि उसे अस्थायी रूप से जाना होगा, और फिर श्वेत हिम संप्रदाय से विदा ले ली। चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से विराट के कार्यों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर तेजस पर्वत पर अपने अनुभव के बाद से उन्होंने विराट की शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया था। विराट द्वारा चंद्रिका को दी गई द्वितीय विपत्ति गोली ने उसे आसानी से चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने की अनुमति दी, और यहां तक कि 22 आकाशीय बिजली के प्रहारों का भी सामना किया, जिससे विराट के रहस्य और अथाह गहराई के बारे में उनकी धारणा और भी पुख्ता हो गई। वे अब विराट से खौफ खाते थे और उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते थे। चंद्रिका ने बस इतना पूछा कि क्या विराट को उसकी मदद की जरूरत है, और जब उसने मना कर दिया तो उसने और कुछ नहीं कहा। चंद्रिका जानती थी कि विराट की ताकत के साथ वह बहुत अधिक मदद नहीं कर सकती। उसका सवाल एक दोस्त के रूप में केवल एक विनम्र पूछताछ थी। विराट की दूर जाती हुई आकृति को देखकर चंद्रिका की आंखों में एक जटिल भाव चमक उठा। उसने सोचा था कि जैसे जैसे वह विराट के साथ बातचीत करेगी, वह उसके बारे में और अधिक जानेगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह जितना अधिक समय उसके साथ बिताती थी, श्वेत वस्त्र पहने यह युवक उतना ही रहस्यमय लगता था। वह हमेशा एक रहस्यमयी धुंध में लिपटा रहता था, जिससे उसके असली स्वभाव को देखना असंभव हो जाता था। श्वेत हिम संप्रदाय छोड़ने के बाद विराट संप्रदाय के पास स्थित अंतरआयामी स्थानांतरण व्यूह में गया। इस व्यूह के माध्यम से वह शक्ति सिंधु महाद्वीप में लौट आया, और फिर शक्ति सिंधु महाद्वीप पर एक और अंतरआयामी स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके श्वेत हिम महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के पास स्थित स्थानांतरण व्यूह तक पहुंचा। स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र की यात्रा करना श्वेत हिम संप्रदाय से सीधे व्यापार केंद्र के लिए उड़ान भरने की तुलना में बहुत तेज था। आखिरकार उसके निर्मल अवतार के पास उसके मुख्य शरीर की तरह अंतरिक्ष को चीरने और बहुत कम समय में सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र तक जाने की क्षमता नहीं थी। समय बचाने के लिए विराट के निर्मल अवतार ने शक्ति सिंधु महाद्वीप के स्थानांतरण व्यूह का एक पारगमन बिंदु के रूप में उपयोग किया। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र पहुंचने पर श्वेत वस्त्रधारी विराट सीधे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में गया और इसके स्थानिक मार्ग के माध्यम से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर महाकौशल नगर में आ पहुंचा। फिर महाकौशल नगर में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग के माध्यम से उसने अग्नितत्व महाद्वीप की यात्रा की। विराट के निर्मल अवतार के इस बार श्वेत हिम महाद्वीप को छोड़ने का मुख्य उद्देश्य अग्नितत्व महाद्वीप में जाना और अग्नितत्व संप्रदाय और यहां तक कि पूरे अग्नितत्व महाद्वीप को अपने नियंत्रण में लाना था। चूंकि अब उसने अग्नितत्व संप्रदाय के साथ संबंध तोड़ लिए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनके प्रति विनम्र नहीं होगा। पिछली बार जब उसका मुख्य शरीर अग्नितत्व महाद्वीप पर आया था, तो वह अग्नितत्व पूर्वज का शिकार करने की जल्दी में था, इसलिए उसने केवल अग्नितत्व संप्रदाय के प्रमुख धीरज को अपने अधीन किया था और उसके पास कुछ और करने का समय नहीं था। हालांकि अग्नितत्व पूर्वज का शिकार करने के रास्ते में स्वरा के मामले के कारण उसके मुख्य शरीर को बीच में ही रुकना पड़ा। अब इतनी लंबी देरी के बाद अग्नितत्व पूर्वज का अता पता अज्ञात है, जिससे उसकी तलाश जारी रखना अवास्तविक हो गया है। इसके अलावा उसके मुख्य शरीर को वर्तमान में स्वरा के पास रहने की आवश्यकता है, ताकि वह किसी भी समय उसके आदेश पर हाजिर हो सके, और वह अस्थायी रूप से अग्नितत्व पूर्वज का शिकार जारी रखने के लिए नहीं जा सकता। जहां तक स्वर्णनाग अवतार की बात है, अंतरिक्ष को चीरने की उसके मुख्य शरीर की गति के बिना और अग्नितत्व पूर्वज के स्थान को जाने बिना विशाल पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में उसका शिकार करने की कोशिश करना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा, जो कि प्रयास की पूरी बर्बादी है। क्योंकि बात ऐसी है, विराट ने बस अग्नितत्व पूर्वज पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसके बजाय अपना ध्यान अग्नितत्व संप्रदाय की ओर मोड़ दिया। अग्नितत्व महाद्वीप पर पहुंचने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सबसे पहले सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के पास एक एकांत स्थान खोजा और शक्ति सिंधु महाद्वीप से जुड़ने वाला एक अंतरआयामी स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया। अग्नितत्व महाद्वीप को अपने नियंत्रण में लाने के लिए पहला कदम इसे शक्ति सिंधु महाद्वीप से जोड़ने वाला एक मार्ग स्थापित करना है। इससे शक्ति सिंधु महाद्वीप के लोगों को अग्नितत्व महाद्वीप पर विभिन्न संसाधनों और खनिजों का खनन करने में सुविधा होगी। अग्नितत्व महाद्वीप का क्षेत्र लगभग श्वेत हिम महाद्वीप के आकार का ही है और इसमें काफी मात्रा में दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक खजाने और खनिज संसाधन होने चाहिए। यदि अग्नितत्व महाद्वीप के संसाधनों का भी खनन किया जा सके, तो इससे तलवार संप्रदाय के संसाधनों की कमी काफी हद तक दूर हो जानी चाहिए। इन वर्षों में तलवार संप्रदाय द्वारा शक्ति सिंधु महाद्वीप, शून्य समाधि महाद्वीप और नवधारा महाद्वीप के निरंतर खनन के साथ इन महाद्वीपों पर संसाधन गंभीर रूप से कम हो गए हैं। विशेष रूप से नवधारा महाद्वीप पर इसके खनिज संसाधन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। वर्तमान में तलवार संप्रदाय ने नवधारा महाद्वीप पर खनिज संसाधनों का खनन बंद कर दिया है और इसके बजाय इसे तलवार संप्रदाय के महाद्वीप की तरह खनिज संसाधनों से खाली नहीं हुए हैं, लेकिन यदि निष्कर्षण की वर्तमान दर जारी रहती है तो वे संभवतः कुछ वर्षों के भीतर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अग्नितत्व महाद्वीप का अधिग्रहण तलवार संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ा लाभ होगा। अग्नितत्व महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के पास एक अंतरआयामी स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अग्नितत्व संप्रदाय की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि चूंकि अग्नितत्व महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र अग्नितत्व संप्रदाय से काफी दूर है और विराट का निर्मल अवतार उसके मुख्य शरीर की तरह अंतरिक्ष को चीर नहीं सकता है, इसलिए उसे अग्नितत्व संप्रदाय तक पहुंचने में अभी भी काफी समय लगेगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप।
विराट के निवास में जाने के बाद से स्वरा ने अपने दिन अपने ही कक्ष में साधना करने और अपनी चोटों से उबरने में बिताए हैं और कभी कभार शक्ति सिंधु महाद्वीप के चारों ओर घूमने के लिए बाहर निकलती है। बेशक जब वह बाहर जाती है तो वह हमेशा विराट को अपने साथ आमंत्रित करती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। यह आंशिक रूप से अपने गुरु के रूप में विराट के सम्मान के कारण है और आंशिक रूप से इसलिए ताकि वह उसे किसी भी समय आदेश दे सके। शुरुआत में जब स्वरा बाहर जाती थी तो उसने अपने ठिकाने को नहीं छिपाया था, लेकिन बाद में उसने देखा कि जब भी लोग उसे विराट के साथ चलते हुए देखते थे तो वे उसे अजीब नजरों से घूरते थे। शुरुआत में स्वरा को समझ में नहीं आया कि योद्धाओं की तरफ से ये अजीब निगाहें क्यों आ रही थीं, जब तक कि एक दिन तलवार नगर में टहलते हुए उसने एक सराय से कुछ अपमानजनक बातें नहीं सुनी और स्वरा के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अरे क्या तुमने सुना है, छोटे मालिक बाहर से एक और बेहद खूबसूरत महिला को वापस लाए हैं। जयपाल सिंह एक लंबी बेंच पर बैठा था जिसका एक पैर उसके बगल की खाली सीट पर टिका हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा कटोरा था। उसने शराब का एक बड़ा घूंट लिया। उसकी आंखें गपशप की उत्सुकता से चमक रही थीं। हाल ही में उनकी दिव्य बाण सेना गहन प्रशिक्षण ले रही थी और जनरल रिया के भयानक रूप से कठोर प्रशिक्षण से लगातार तड़प रही थी। पिछले कुछ दिनों में दिव्य बाण सेना को अंततः कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी और जयपाल सिंह ने अवसर का लाभ उठाते हुए दोस्तों के एक समूह के साथ शिविर से बाहर निकलकर शराब पीने के लिए दक्षिणी महाद्वीप के तलवार नगर में प्रवेश किया। शराब के कुछ दौर के बाद नशे में धुत ये गठीले सैनिक बकवास करने लगे। कौन सी बेहद खूबसूरत महिला। पास में खड़े ललन ने अपना शराब का कटोरा नीचे रखा और उत्सुकता से पूछा। जनरल बालक, मनीष, ललन और अन्य लोग अपनी सेना में शामिल होने के बाद से तलवार संप्रदाय की सेना के जनरलों से परिचित हो गए थे। हालांकि जनरल बालक, मनीष, ललन और अन्य लोग तलवार सेना से थे जो जयपाल सिंह, माधव, जोरावर, शूरवीर और अन्य की दिव्य बाण सेना से अलग थी, लेकिन इसने उनकी दोस्ती में कोई बाधा नहीं डाली। आखिरकार तलवार सेना, दिव्य बाण सेना और कनिष्क सेना तलवार संप्रदाय की 3 सबसे उत्कृष्ट युद्ध टुकड़ियां थीं। हालांकि ये तीनों युद्ध टुकड़ियां भयंकर रूप से प्रतिस्पर्धी थीं और एक दूसरे के सामने हार मानने को तैयार नहीं थीं, लेकिन वे निजी तौर पर एक दूसरे का सम्मान भी करती थीं और एक दूसरे द्वारा प्रदर्शित अद्भुत युद्ध शक्ति की ईमानदारी से प्रशंसा करती थीं। इसलिए जब इन युद्ध टुकड़ियों के जनरल आपस में इस बात पर बहस कर रहे होते थे कि तलवार संप्रदाय में कौन सी युद्ध टुकड़ी सबसे अच्छी है, तो वे भयंकर रूप से लड़ते थे, यहां तक कि एक दूसरे पर गुर्राते भी थे। लेकिन अपने खाली समय में उनकी दोस्ती अभी भी काफी अच्छी थी। उदाहरण के लिए जनरल बालक, मनीष, ललन और अन्य लोगों ने दिव्य बाण सेना के जयपाल सिंह, माधव, जोरावर और अन्य लोगों के साथ लड़ाई की थी, लेकिन वे अक्सर एक साथ शराब पीते और बातचीत भी करते थे। जब वे लड़ते थे तो वे भयंकर रूप से लड़ते थे, लेकिन जब वे पीते थे तो उनकी दोस्ती सच्ची होती थी। सैन्य शिविर में होने वाली लड़ाइयों का उनके बंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जनरल ललन, क्या आपको कोई खबर नहीं मिली है? ललन का सवाल सुनकर जयपाल सिंह ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में थोड़ी सी अवमानना थी, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी छाई हुई थी। स्पष्ट रूप से वह अपने व्यापक खुफिया नेटवर्क से काफी खुश था। नहीं, ललन ने अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों से जनरल रोहिणी की यातनाओं से हमारी तलवार सेना लगभग मारी ही जा चुकी है। हमारे पास किसी और चीज पर ध्यान देने का दिमाग ही नहीं है। हालांकि तलवार सेना पहले से ही पूरे तलवार संप्रदाय की सेना में यकीनन सबसे उत्कृष्ट सेना थी, लेकिन रोहिणी ने अपने प्रशिक्षण में जरा सी भी ढील नहीं दी थी। सख्त अनुशासन के मामले में रोहिणी जनरल रिया से कम दुर्जेय नहीं थी। यह रोहिणी के कठोर प्रशिक्षण के कारण ही था कि तलवार सेना को एक अजेय कुलीन बल में ढाला गया था। तच, ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे सभी का प्रशिक्षण दर्दनाक न हो। जयपाल सिंह ने तिरस्कार पूर्वक ललन की ओर देखा और कहा, बस यह मान लो कि तुम्हें अच्छी जानकारी नहीं है, बहाने क्यों बना रहे हो? जयपाल सिंह, जल्दी बताओ, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? जयपाल सिंह का आत्मसंतुष्ट रूप देखकर जनरल बालक उसे घूरे बिना नहीं रह सका और बोला, यह मूर्ख आदमी दिखावा करना पसंद करता है और अब वह स्पष्ट रूप से फिर से दिखावा कर रहा है। जनरल बालक की बातें सुनकर जयपाल सिंह ने अपनी रहस्यमयी बातें बंद कर दी। उसने 2 बार खांसा, उसकी आंखें गपशप की चमक से भरी हुई थीं। वह आगे झुका और फुसफुसाते हुए बोला, विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार कुछ दिन पहले छोटे मालिक एक बेहद खूबसूरत महिला को वापस लाए हैं। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। कहा जाता है कि वह स्वर्ग से आई एक अप्सरा की तरह है जो इस नश्वर दुनिया की नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब वह प्रकट हुई तो उसके सामने स्वर्ग और पृथ्वी भी फीके पड़ गए। सच में? क्या वह महिला वास्तव में इतनी सुंदर है? मनीष संदेहपूर्वक पूछे बिना नहीं रह सका। तलवार संप्रदाय में खूबसूरत महिलाओं की कोई कमी नहीं थी, खासकर वे जो विराट के आसपास थीं। हर एक लुभावनी रूप से सुंदर थी। विशेष रूप से यामिनी और लीलावती दुर्लभ सुंदरियां थीं, जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता था। मनीष को विश्वास नहीं था कि लीलावती से अधिक सुंदर कोई महिला हो सकती है। लीलावती की सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था और उसकी दोष रहित चीनी मिट्टी जैसी त्वचा उसे पुरुषों के लिए अनूठा रूप से आकर्षक बनाती थी। यह कहना सुरक्षित था कि दुनिया का कोई भी पुरुष उसकी ओर आकर्षित होने से नहीं बच सकता, शायद विराट जैसे पागल आदमी को छोड़कर। यहां तक कि खुद मनीष भी तब प्रभावित हुआ था जब उसे पता चला था कि लीलावती एक महिला है। हालांकि यह जानकर कि लीलावती विराट से प्यार करती है, वह अपनी भावनाओं को छिपाकर ही रख सकता था। इसके अलावा उसे लगा कि विराट जैसा एक शानदार और उत्कृष्ट व्यक्ति ही लीलावती जैसी सुंदरता के योग्य हो सकता है। अपनी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और स्वभाव के साथ वह इतनी आश्चर्यजनक महिला के अयोग्य था। इसलिए जबकि वह विराट की प्रशंसा करता था, उसे कोई ईर्ष्या महसूस नहीं हुई। अब जयपाल सिंह को इस नई प्रकट हुई सुंदरता की इतनी अधिक प्रशंसा करते हुए सुनकर मनीष अपना संदेह व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। हम जनरल मनीष, क्या मेरी जानकारी, जयपाल सिंह की जानकारी कभी गलत हुई है? मनीष के सवाल को सुनकर जयपाल सिंह तुरंत ठंडी सांस लेते हुए बोला और कुछ हद तक अप्रसन्न होकर कहा, चाहे यह सच हो या ना हो, एक दिन तुम्हें पक्का पता चल जाएगा जब तुम अपनी आंखों से उस अप्सरा को देखोगे। हालांकि यद्यपि जयपाल सिंह ने पूर्ण निश्चितता के साथ बात की और जैसे कि उसने इसे प्रत्यक्ष देखा हो, भीड़ को संदेह बना रहा। यह व्यक्ति अक्सर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता था, हमेशा गपशप में लिप्त रहता था। इसके अलावा उसके स्रोत अक्सर अविश्वसनीय होते थे और अक्सर सुनी सुनाई बातों पर बहुत अधिक निर्भर करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अविश्वसनीय रूप से साहसी था, जो किसी की भी गपशप पर चर्चा करने का साहस करता था। यहां तक कि जनरल रिया के बारे में अफवाहें भी फैलाता था। सालों पहले जब उसने सैन्य शिविर में विराट और जनरल रिया के बारे में अफवाहें फैलाई थीं, तो जनरल रिया ने उसे लगभग पीट कर मार ही डाला था, लेकिन उसने कभी अपना सबक नहीं सीखा। जनरल रिया द्वारा कड़ी सजा दिए जाने के बाद वह कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन जल्दी ही उस सबक को भूल गया और फिर से अपनी आदतों पर उतर आया। गपशप के अपने प्यार के कारण जयपाल सिंह अनगिनत बार गिरा था और जनरल रिया ने उसे अनगिनत बार फटकार लगाई थी। हालांकि इस व्यक्ति की सैन्य प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय थी। भले ही उसे जनरल रिया द्वारा बार बार पदावनत किया गया हो, लेकिन अंततः उसने युद्ध में अपनी बहादुरी और उत्कृष्ट उपलब्धियों के माध्यम से दिव्य बाण सेना के कमांडर के रूप में अपना स्थान वापस पा लिया। इस संबंध में सेना के कई जनरलों को जयपाल सिंह की प्रशंसा करनी पड़ी। हालांकि जब गपशप की बात आई तो जयपाल सिंह अकेला नहीं था। वह और बाघबल, जो पूरे तलवार संप्रदाय में प्रसिद्ध था, एक ही थैली के छट्टे बट्टे थे। तलवार संप्रदाय में विराट की प्रतिष्ठा इतनी खराब होने का कारण काफी हद तक इन दोनों के कारण था।
विशेष रूप से पैसे और खूबसूरत महिलाओं के लिए विराट के प्यार की बात शार्दुल के मुंह से पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में फैल गई थी। भले ही वह महिला वास्तव में इतनी सुंदर हो तो क्या, दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ खूबसूरत महिलाओं की कोई कमी नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ललन ने शराब का एक घूंट लेते हुए उपेक्षा से कहा। जयपाल सिंह को महिला की सुंदरता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते देखकर ललन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वर्मा परिवार के सदस्य के रूप में ललन का मानना था कि उसकी युवा मालिक लीलावती के पास अद्वितीय सुंदरता थी, यहां तक कि पूरे तलवार संप्रदाय के भीतर कोई भी रूप रंग में उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जबकि यामिनी का रूप तुलनीय था, उसमें उसकी युवा मालिक के दोष रहित जेड समान शरीर की कमी थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि उनकी युवा मालिक के पास यामिनी, शालिनी और निहारिका की वरिष्ठता की कमी थी कि विराट की पहली पत्नी का स्थान लीलावती का होना चाहिए था। केवल उसकी अद्वितीय सुंदरता ही उस पद के योग्य थी। वास्तव में पूरा परिवार चाहता था कि लीलावती उस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करे। यदि वह विराट की पहली पत्नी बन पाती तो तलवार संप्रदाय के भीतर उनके परिवार की स्थिति पूरी तरह से अलग होती। दुर्भाग्य से लीलावती में महत्वाकांक्षा की कमी थी और उसे पद की होड़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पहले से ही संतुष्ट थी कि विराट ने उसे स्वीकार कर लिया था और उसके लिए एक रखैल की जगह सुरक्षित कर दी थी। हालांकि परिवार को लीलावती के कार्यों में थोड़ी निराशा महसूस हुई, लेकिन उन्होंने उस पर दबाव डालने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि तलवार संप्रदाय में परिवार की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से लीलावती के कारण थी। अगर वे उसे नाराज करते तो उन्हें परिणाम भुगतने पड़ते। ऐसा नहीं होता, जयपाल सिंह ने रहस्यमय तरीके से कहा। उस महिला की सुंदरता गौण है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे छोटे मालिक से अभूतपूर्व विशेष उपचार मिला है। कौन सा विशेष उपचार? जयपाल सिंह की बातें सुनकर सभी की दिलचस्पी जाग उठी और वे सभी उसे उत्सुकता से देखने लगे। वह पहली महिला है जिसे छोटे मालिक ने अपने निवास में और अपने साथ रहने की व्यवस्था की है। विषय की ओर सभी का ध्यान आकर्षित होते देख जयपाल सिंह ने उत्साहपूर्वक कहा, यह कैसे संभव है? जयपाल सिंह की बात सुनकर सभी ने लगभग एक साथ विस्मय से कहा, जयपाल सिंह, अफवाहें मत फैलाओ। अगर छोटे मालिक और जनरल रिया ये अफवाहें सुनेंगे तो तुम इस बार गंभीर संकट में पड़ जाओगे। यहां तक कि दिव्य बाण सेना के साथी कमांडर जोरावर भी बोलने से खुद को नहीं रोक सके। जयपाल सिंह का दावा बस बहुत ही अपमानजनक था। तलवार संप्रदाय के भीतर यह आम जानकारी थी कि विराट कभी किसी महिला के साथ नहीं रहता था। कई सालों से विराट अकेला ही रह रहा था। हालांकि सोनाली विराट के निवास में रहती थी, लेकिन उसे उसकी महिला नहीं माना जाता था, बल्कि केवल उसकी नौकरानी माना जाता था। किसी को विश्वास नहीं था कि विराट और सोनाली के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता था। हालांकि विराट की महिलाओं के प्रति आसक्ति की प्रतिष्ठा पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में फैली हुई थी, लेकिन हर कोई जानता था कि वह कामुक तो था, लेकिन कोई लंपट व्यक्ति नहीं था। उसके मजबूत सिद्धांत थे और वह कभी भी लापरवाही से काम नहीं करेगा। हालांकि विराट के पास कई महिलाएं थीं, लेकिन यामिनी को छोड़कर अन्य सभी कुंवारी ही थीं। यहां तक कि विराट की अपनी महिलाओं में भी अब तक केवल यामिनी ही उसके साथ रही थी, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। विराट के चरित्र को देखते हुए वह अचानक अन्य महिलाओं को अपने साथ रहने के लिए अपने निवास पर वापस कैसे ला सकता था? यह बस कुछ ऐसा नहीं था जो विराट करेगा। इसलिए जब उन्होंने जयपाल सिंह की बातें सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। मैं अफवाहें नहीं फैला रहा हूं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इधर उधर पूछ सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है या झूठ। जयपाल सिंह ने विश्वास के साथ कहा। जयपाल सिंह के दृढ़ शब्दों को देखकर एक पल के लिए भीड़ का संकल्प डगमगा गया। जबकि जयपाल सिंह गपशप का आनंद लेते थे, वे ऐसी बात के बारे में अफवाह फैलाने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि यदि यह अफवाह फैल गई तो यह विराट, यामिनी, शालिनी, निहारिका, शुभांगी और जनरल रिया सहित कई लोगों को नाराज करने के बराबर होगा। इनमें से किसी एक शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज करना भी विनाशकारी होगा। एक ही बार में इतने लोगों को नाराज करने की तो बात ही छोड़िए, यह आपदा का एक नुस्खा होगा, जब तक कि कोई तलवार संप्रदाय में अपने अवसरों को बर्बाद नहीं करना चाहता। हालांकि जयपाल सिंह अविश्वसनीय रूप से साहसी था, वह ऐसी अफवाह फैलाने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही विराट ने इसे उसके खिलाफ नहीं रखा, यामिनी, शालिनी, निहारिका, शुभांगी और जनरल रिया सबसे पहले उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। अकेले जनरल रिया से पार पाना उसके लिए मुश्किल होगा, उसके साथ निपटने के लिए इंतजार कर रहे सभी बड़े लोगों का तो जिक्र ही क्या। तो जयपाल सिंह ने जो कहा वह वास्तव में सच हो सकता है। यह सोचकर सभी कुछ देर के लिए शांत हो गए। आखिर यह महिला कौन है? छोटे मालिक उसके साथ इतना विशेष व्यवहार क्यों कर रहे हैं? एक लंबी चुप्पी के बाद मनीष उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका। वह और विराट पवनगढ़ अकादमी में सहपाठी और दोस्त थे। जब विराट के साथ बातचीत करते थे तो वह आमतौर पर उसे भाई विराट कहकर संबोधित करता था, क्योंकि विराट को अपने पूर्व मित्र का बहुत दूर रहना पसंद नहीं था। लेकिन जब अन्य लोग मौजूद होते थे तो वह विराट को छोटे मालिक के रूप में संबोधित करता था, ताकि बहुत खास न दिखे। जनरल बालक, ललन और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। यह कहना मुश्किल है, कोई नहीं जानता कि वह महिला कौन है। शायद केवल आप, छोटे मालिक ही जानते हैं। जयपाल सिंह हंसे। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उसके जैसी ईश्वरीय सुंदरता का विरोध करना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन होगा। आखिरकार आप इंसान हैं। यह अजीब नहीं है कि आप इस तरह की सुंदरता के साथ विशेष विचार के साथ व्यवहार करते हैं। बकवास मत करो। भले ही वह महिला वास्तव में आपके निवास में रहती हो, छोटे मालिक, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। ललन ने अविश्वास में जवाब दिया। जनरल ललन, आपकी बातें बहुत ही भोली हैं। जयपाल सिंह ने तिरस्कारपूर्वक कहा। यदि आपके और उस अप्सरा के बीच कुछ भी नहीं हुआ है तो आप उसे अपने निवास में रहने की व्यवस्था क्यों करेंगे? शक्ति सिंधु महाद्वीप इतना विशाल है, निश्चित रूप से आप उसे रखने के लिए एक और निवास पा सकते हैं। आप स्पष्ट रूप से अपने प्रेम प्रसंग को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जयपाल सिंह ने कुछ भद्दी हंसी के साथ जोड़ा। उसकी भद्दी हंसी सुनकर सभी को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि उसका क्या मतलब है। इसके अलावा उसके लिए छोटे मालिक का स्नेह उससे भी कहीं आगे जाता है। इन पिछले कुछ दिनों में हमने सुना है कि छोटे मालिक और वह अप्सरा पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में हाथ डाले यात्रा कर रहे हैं। ये सभी संकेत बताते हैं कि उस अप्सरा के लिए छोटे मालिक का स्नेह अद्वितीय है। कौन जानता है, 1 या 2 साल में हमारा तलवार संप्रदाय अपने दूसरे छोटे मालिक का स्वागत करेगा। जयपाल सिंह ने अपनी बात जारी रखी। अगर वाकई ऐसा है तो यह हमारे तलवार संप्रदाय के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। यह सुनकर जोरावर गहराई से सहमत होते हुए सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। हालांकि छोटे मालिक की एक बेटी है, लेकिन उनका परिवार अभी भी हमारे तलवार संप्रदाय जैसे इतने बड़े संप्रदाय के लिए थोड़ा छोटा है। अगर वह अप्सरा हमारे छोटे मालिक के लिए कुछ और छोटे आकाओं और देवियों को जन्म दे सके तो यह वास्तव में हमारे तलवार संप्रदाय के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तलवार संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदाय के रूप में इसके योद्धा स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकार के मुद्दे को बहुत महत्व देते हैं। हालांकि विराट की एक बेटी है वान्या, और वान्या हर पहलू में उत्कृष्ट है, तलवार संप्रदाय के उत्तराधिकारी होने में पूरी तरह सक्षम है। फिर भी तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को उम्मीद है कि विराट के और वंशज हो सकते हैं। पर्याप्त वंशजों के साथ ही तलवार संप्रदाय की विरासत अधिक स्थिर हो सकती है। तलवार संप्रदाय के भीतर विराट की स्थिति और प्रतिष्ठा सर्वोच्च है। केवल विराट ही सभी के दिलों और दिमागों को एकजुट कर सकता है, उन्हें पूरी तरह से एक साथ ला सकता है।
और विराट का सीधा वंशज ही तलवार संप्रदाय का अगला उत्तराधिकारी हो सकता है, जो सम्मान की कमान संभालने में सक्षम हो और सभी को आगे ले जाने के लिए एक नए ध्वज के रूप में काम कर सके। अन्यथा किसी और के लिए सभी के दिलों को एकजुट करना मुश्किल होगा, जिससे तलवार संप्रदाय के भीतर कई गुट वास्तव में प्रस्तुत हो सकें। दुर्भाग्य से हालांकि विराट के आसपास कई महिलाएं थीं, लेकिन वह केवल यामिनी के साथ घनिष्ठ रहा था। यामिनी के साथ भी उनके वैवाहिक संबंधों की संख्या दयनीय रूप से कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यामिनी हमेशा विराट के साथ नहीं बल्कि अपने निवास में अकेली रहती थी और विराट शायद ही कभी रात यामिनी के निवास पर बिताता था। इन परिस्थितियों में विराट के लिए दूसरा बच्चा पैदा करना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा जैसे जैसे विराट का साधना स्तर बढ़ता गया, किसी महिला के साथ बच्चा पैदा करने में कठिनाई भी बढ़ती गई। आखिरकार एक जीवन रूप जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उसके प्रजनन की संभावना उतनी ही कम होती है। यह ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए तलवार संप्रदाय में बहुत से लोग विराट की स्थिति के बारे में बेबस होकर ही चिंता कर सकते थे। दुर्भाग्य से भले ही वे चिंतित थे, उन्होंने विराट के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। अब जयपाल सिंह की बातें सुनकर सभी को काफी खुशी हुई। उन्होंने शराब पी और उत्साह से बातें की। शराब की कई बोतलों के बाद वे सभी काफी नशे में थे और उनकी चर्चाएं तेजी से अपमानजनक होती गईं। हालांकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब वे उत्साह से बातें कर रहे थे तो उनके पीछे काले रंग के लबादे पहने एक महिला प्रकट हुई थी और काले रंग के लबादे पहने इस बेहद खूबसूरत महिला के बगल में विराट था। इन मूर्खों को ऐसी बेतुकी बातें बोलते देख स्वरा का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। अमरलोक के 9वें स्तर की एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में यह पहली बार था जब निजी तौर पर उसका इस तरह मजाक उड़ाया गया था। अतीत में किसी ने भी इतना साहसी काम करने की हिम्मत नहीं की थी। किनारे खड़े होकर यह दृश्य देखकर विराट का चेहरा भी काला पड़ गया। ये मूर्ख अपनी खुद की मृत्यु से अनजान उसकी निंदा करने और ऐसी अपमानजनक अफवाहें फैलाने का साहस कर रहे थे। यह पूरी तरह से अपमानजनक था। इस समय विराट उग्र था, लेकिन गुस्से में होने के बावजूद वह जयपाल सिंह, जोरावर और अन्य लोगों को लेकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। उसे डर था कि स्वरा इन बातों को सुनकर क्रोध के आवेश में जयपाल सिंह और अन्य लोगों को मार सकती है, जो विनाशकारी होगा। उसने चुपके से स्वरा की ओर देखा और देखा कि उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था। स्पष्ट रूप से वह भी अत्यंत क्रोधित थी। सौभाग्य से कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद स्वरा जयपाल सिंह और अन्य लोगों पर हमला किए बिना ही तुरंत मुड़ी और चली गई। यह देखकर विराट ने चुपके से राहत की सांस ली और जल्दी से स्वरा के पीछे पीछे चला गया। हालांकि जैसे ही वह जाने लगा, विराट भीतर ही भीतर कोसने से खुद को नहीं रोक सका। इन अज्ञानी मूर्खों की जो मर्जी आई कहने की हिम्मत की। ऐसा लग रहा था कि वह उनके प्रति कुछ ज्यादा ही उदार रहा है। उसे बाद में उन्हें सबक सिखाने का कोई अवसर खोजना होगा। ऐसा न हो कि वे अफवाहें फैलाते रहें और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दें। मेज पर बैठे लोग मौत से अपने बच निकलने से बेखबर शराब पीते रहे और शेख ही बघारते रहे। अरे, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी छोटे मालिक को देखा है। थोड़े नशे में धुत माधव ने अपना कटोरा नीचे रखा, अपनी आंखें मली और सराय के प्रवेश द्वार की ओर देखा। यह सुनकर सभी लोग डर के मारे उछल पड़े, तुरंत होश में आ गए और देखने के लिए मुड़े। विराट की उनकी पिछली चर्चा काफी बेलगाम थी, यहां तक कि उसकी हवेली में महिला के साथ उसके अंतरंग पलों का वर्णन भी कर रही थी। अगर विराट ने उनकी बातें सुन ली होती तो उनका अंजाम बुरा होता। हालांकि जब उन्होंने सराय के प्रवेश द्वार की ओर देखा तो उन्हें विराट नहीं दिखा। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली। धत तेरे की, बूढ़े माधव, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जयपाल सिंह माधव के सिर पर थप्पड़ मारने से खुद को नहीं रोक सका और गुस्से में कोसने लगा। माधव की बातों ने उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया था। पता चला कि बूढ़ा आदमी बस उसके साथ खेल रहा था। बूढ़े माधव, यह कैसा मजाक है? तुम इस तरह की बात पर मजाक नहीं कर सकते। जोरावर ने माधव को घूर कर देखा। स्पष्ट रूप से वह नाराज था। बूढ़े माधव, तुम बूढ़े दुष्ट, तुमने हमें वास्तव में डरा दिया था। तुम क्या करने का सुझाव देते हो? अगर बूढ़ा माधव आज माफी मांगने में कुछ ईमानदारी नहीं दिखाता है तो हम उसे आसानी से जाने नहीं दे सकते। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। माधव की बातों से हर कोई भयभीत हो गया और तुरंत उससे शिकायत करने लगा। उनकी शिकायतें सुनकर माधव भी चकरा गया। उसने अभी अभी छोटे मालिक की आकृति को स्पष्ट रूप से देखा था, लेकिन वह पलक झपकते ही कैसे गायब हो सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में गलत देखा हो? भीड़ के हमले का सामना करते हुए माधव के पास माफी के रूप में दंड स्वरूप शराब पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा उसे पूरे भोजन का बिल भी चुकाना होगा। सभी की मांग सुनकर माधव ने मन ही मन कराह ली। आज इन लोगों ने जो शराब मंगवाई थी वह कोई साधारण शराब नहीं थी, जबकि यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और अति सुंदर प्राचीन दिव्य धारा मदिरा नहीं थी। यह सस्ती भी नहीं थी। इस तरह से लूटे जाने से उसे काफी नुकसान होगा। लेकिन बेबस होकर सभी की लगातार मांगों का सामना करते हुए माधव के पास उनके कहे अनुसार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो। अन्यथा यदि उसने पैसे नहीं दिए तो ये लोग शायद उसकी खाल ही उधेड़ लेंगे। वरिष्ठ स्वरा, वे लोग शराब पीने के बाद बकवास कर रहे थे, कृपया इसे दिल पर न लें। विराट सराय से स्वरा के पीछे पीछे भागा और एक बनावटी मुस्कान के साथ उसके पास पहुंचा। अगर स्वरा सच में क्रोधित हो गई तो वे लोग गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। हालांकि जयपाल सिंह और उसके मूर्खों द्वारा बकवास किए जाने पर विराट भी गुस्से में था, लेकिन वह उन्हें मारने वाला नहीं था। चुप रहो। विराट की बातें सुनकर स्वरा का चेहरा सख्त हो गया और वह ठंडी आवाज में बोली। उन मूर्खों ने जो बकवास की थी उसका विचार अभी भी उसके गुस्से को भड़का रहा था। हालांकि आखिरकार वह एक प्रतिष्ठित संप्रदाय की सदस्य थी और यद्यपि वह उग्र थी, वह उन्हें मारने वाली नहीं थी। सबसे पहले जयपाल सिंह और अन्य लोगों ने जानबूझकर उसके मुंह पर उसका अपमान नहीं किया था। दूसरा, उनकी अफवाहें दुर्भावनापूर्ण निंदा की तुलना में एक हल्के फुल्के मजाक की तरह थीं। हालांकि उनकी चर्चा विराट के साथ उसके संबंधों के बारे में कुछ हद तक चिढ़ाने वाली थी, लेकिन इसमें अपमान का कोई तत्व नहीं था। इसलिए जबकि स्वरा उनकी बातों पर उग्र थी, उसके मन में कोई जानलेवा इरादा नहीं था। स्वरा की ठंडी पुकार सुनकर विराट चौंक गया। डर के मारे उसका दिल धड़कने लगा। क्या यह महिला वास्तव में क्रोधित हो सकती है? जैसे ही विराट परेशान हो रहा था, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि स्वरा के गुस्से को कैसे शांत किया जाए और जयपाल सिंह और अन्य लोगों की वकालत की जाए, उसने देखा कि स्वरा चुपचाप अपने निवास में वापस गायब हो गई। विराट ने जल्दी से उसका पीछा किया। जैसे ही वह क्या हुआ था यह समझाने के लिए स्वरा के कमरे में प्रवेश करने वाला था, उसने अंदर से उसकी ठंडी आवाज सुनी। मुझे परेशान मत करो। यह सुनकर विराट को अजीब तरह से रुकना पड़ा और स्वरा का निवास छोड़ना पड़ा। हालांकि उसके जाने के बाद भी वह पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। वह स्वरा के निवास पर कड़ी नजर रखता रहा ताकि वह और अधिक क्रोधित न हो जाए और जयपाल सिंह और अन्य लोगों पर हमला न कर दे। सौभाग्य से इस मामले को लेकर स्वरा के उग्र होने के बावजूद अंततः उसने जयपाल सिंह और अन्य लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जिससे विराट को अंततः राहत मिली। ऐसा लगता है कि यह महिला कोई क्रूर हत्यारी नहीं है,
हालांकि वह थोड़ी दबंग और अभिमानी है, कुल मिलाकर वह एक अच्छी इंसान है। अगर वह वास्तव में एक क्रूर हत्यारी होती तो वह जयपाल सिंह और अन्य लोगों के शब्दों से अपमानित महसूस करती और उन्हें मौके पर ही मार सकती थी। अगर ऐसा होता तो विराट को ऐसे हृदयहीन और कृतज्ञ व्यक्ति को बचाने पर पछतावा होता। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। हालांकि यद्यपि स्वरा ने जयपाल सिंह, जोरावर, माधव और अन्य लोगों पर हमला नहीं किया, लेकिन विराट का गुस्सा बढ़ता गया। उसे लगा कि उन मूर्खों को इतनी आसानी से जाने देना बहुत उदार था। तो विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सैन्य शिविर में जाने का समय निकाला, तलवार सेना और दिव्य बाण सेना के प्रशिक्षण की गश्त और निरीक्षण करने का नाटक किया। फिर उसने जनरल बालक, मनीष, ललन, जयपाल सिंह, जोरावर, माधव और अन्य लोगों के नेतृत्व वाली सेनाओं में कई खामियां पाईं और जनरल रिया और रोहिणी के सामने उनकी बेरहमी से आलोचना की। विराट की आलोचना सुनने के बाद जनरल रिया और रोहिणी के चेहरे तुरंत बेहद बदसूरत हो गए। इतने सालों में विराट ने उनकी कभी इतनी बेरहमी से आलोचना नहीं की थी, जिससे उन्हें बेहद अपमानित महसूस हुआ। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के जाने के बाद वे अब अपने गुस्से को दबा नहीं सके और तुरंत जनरल बालक, मनीष, ललन, जयपाल सिंह, जोरावर, माधव और अन्य लोगों को बुलाने का आदेश दिया। जनरल बालक, मनीष, ललन, जयपाल सिंह, जोरावर, माधव और अन्य लोग अभी अभी अपनी छुट्टी से लौटे थे और जनरल रिया और रोहिणी द्वारा बुलाए जाने से पहले उन्हें अपने तंबू में बैठने का मौका भी नहीं मिला था। उस दुखद नियति से अनजान जो उनका इंतजार कर रही थी, समूह बुलाए जाने के बाद आराम के भाव के साथ केंद्रीय कमान तंबू की ओर चल पड़ा। जब उन्होंने केंद्रीय कमान तंबू में प्रवेश किया और जनरल रिया और रोहिणी के चेहरों पर अत्यंत गंभीर भाव देखे, तो जनरल बालक, मनीष, ललन, जयपाल सिंह, जोरावर और माधव को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन तंबू के भारी माहौल ने उन्हें एक बहुत ही अशुभ एहसास दिया। जब जनरल रिया और रोहिणी ने उनके और उनकी टुकड़ियों के लिए प्रशिक्षण कार्यों की घोषणा की, तो जनरल बालक, मनीष, ललन, जयपाल सिंह, जोरावर और माधव के चेहरे पीले पड़ गए। जनरल रिया, जनरल रोहिणी, क्या ये प्रशिक्षण आवश्यकताएं थोड़ी बहुत कठिन नहीं है? मुझे डर है कि हमारे सैनिक इन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। जनरल बालक ने मुश्किल से निगलते हुए कहा। जनरल बालक, क्या आपको एक आरामदायक जीवन की आदत हो गई है? यह अभी शुरू भी नहीं हुआ है और आप पहले से ही कह रहे हैं कि आप इसे पूरा नहीं कर सकते। रोहिणी ने उसकी ओर देखते हुए भावहीन चेहरे से कहा। चूंकि ऐसी बात है तो अपने प्रशिक्षण का भार दोगुना कर दें, देखें कि क्या आप उसे पूरा कर सकते हैं। यह सुनकर जनरल बालक अवाक रह गया, पूरी तरह से स्तब्ध। उसका प्रशिक्षण पहले से ही उनके बीच सबसे कठिन था, क्योंकि वह सबसे मजबूत था। इसलिए उसके लिए रोहिणी की प्रशिक्षण आवश्यकताएं सबसे कठोर थीं। स्क्रॉल पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं को देखकर जनरल बालक को पहले से ही अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हो रही थी। अब रोहिणी को यह कहते हुए सुनकर कि वह उसके प्रशिक्षण भार को दोगुना कर देगी, उसे लगा कि पूरा आसमान भूरा हो गया है। उसके चेहरे पर घोर निराशा छा गई। उसे लगा कि रोहिणी जानबूझकर उसे प्रताड़ित कर रही है। उसने अभी अभी द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था। वह इतने प्रशिक्षण को कैसे पूरा कर सकता था? और तो और रोहिणी अब पहले से ही असंभव प्रतीत होने वाले प्रशिक्षण कार्य के भार को दोगुना करने जा रही है। जनरल बालक ने कुछ पल सोचा, फिर हार न मानते हुए अपनी आपत्ति फिर से उठाई। जनरल बालक, क्या आप कह रहे हैं कि द्वितीय विपत्ति लोक के एक योद्धा के लिए यह प्रशिक्षण कार्य पूरा करना असंभव है? रोहिणी ने जनरल बालक की ओर देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बिल्कुल सही, जनरल बालक ने हठपूर्वक उत्तर दिया, जब तक कि यह आप जैसी कोई अद्वितीय प्रतिभा न हो, छोटे मालिक। ठीक है, तो मेरे साथ आओ, रोहिणी ने अपना हाथ हिलाते हुए भावहीन चेहरे से कहा। इसके साथ वह तंबू से बाहर निकल गई। जनरल बालक ने जल्दी से उसका पीछा किया। जनरल रिया, मनीष, ललन और अन्य लोग थोड़ा झिझके और फिर उनके पीछे चल पड़े। फिर उन्होंने देखा कि रोहिणी ने व्यक्तिगत रूप से उस प्रशिक्षण कार्य का प्रदर्शन किया जो उसने जनरल बालक के लिए तैयार किया था, और उसने जो कार्य पूरा किया वह उस मात्रा का 5 गुना था जो उसने उसके लिए निर्धारित किया था। सभी प्रशिक्षण कार्यों को पूरा करने के बाद रोहिणी ने जनरल बालक की ओर देखा और कहा, जनरल बालक, मैं आपसे मेरे जैसा अच्छा होने की उम्मीद नहीं करती हूँ। आपको बस इस प्रशिक्षण की कठिनाई को तिगुना करना है। रोहिणी की बातें सुनकर जनरल बालक स्तब्ध रह गया, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया। हालांकि इस बार वह खंडन करने का कोई बहाना नहीं खोज सका। आखिरकार रोहिणी ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए प्रदर्शन किया था, न केवल प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया बल्कि उन्हें 5 गुना भी कर दिया था। रोहिणी की आवश्यकताओं की तुलना में उसका प्रशिक्षण कार्य पहले से ही काफी आसान था। इस क्षण जनरल बालक को गहरा पछतावा हुआ। उसे पहले स्थान पर रोहिणी के साथ बहस न करने की समझ होनी चाहिए थी। अब पहले से ही कठिन प्रशिक्षण कार्य अचानक 3 गुना कठिन हो गया था। अविश्वसनीय रूप से कठिन प्रशिक्षण आवश्यकताओं के बारे में सोचकर ही जनरल बालक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इन प्रशिक्षण कार्यों में सबसे असहनीय 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में साधना करना था। रोहिणी ने उसे 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर जितना समय सहने की मांग की थी, उसके बारे में सोचकर जनरल बालक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन वह चाहे कितना भी अनिच्छुक या भयभीत क्यों न हो, उसके पास दांत पीसने और उसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उसकी पिछली जिद के परिणाम पहले से ही स्पष्ट थे। इस समय जनरल बालक गहराई से विचार कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने हाल ही में इस वरिष्ठ बहन रोहिणी को नाराज किया था, तो फिर वह अचानक इतना क्रूर काम क्यों करने जा रही थी। यह देखकर कि जनरल बालक ने भी वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है, मनीष, ललन, जयपाल सिंह, जोरावर और माधव ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से अपने सौंपे गए प्रशिक्षण कार्यों को लिया और प्रशिक्षण शुरू कर दिया। तब से जनरल बालक, मनीष, ललन, जयपाल सिंह, जोरावर और माधव के नेतृत्व वाली सेना लगभग दिन रात चीखों से भरी रहती थी। उन डरावनी चीखों ने अन्य शिविरों में सैनिकों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अरे जनरल बालक, मनीष, ललन, तुमने ऐसा कौन सा जघन्य काम किया है जो जनरल रोहिणी तुम्हें इस तरह दंडित कर रही है? जब जनरल बालक, मनीष और ललन अंततः थके हुए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बाहर निकले, तो तारिका सिंह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। इन लोगों का हाल ही में बहुत कठिन समय चल रहा था, यहाँ तक कि उसे भी उन्हें देखना मुश्किल लग रहा था। मुझे कैसे पता चलेगा? जनरल बालक ने कमजोर आवाज में कहा। मैंने हाल ही में वरिष्ठ बहन रोहिणी को नाराज करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। उसने इसका पता लगाने के लिए अपना दिमाग लगाया। अगर रोहिणी पूरी तलवार सेना के प्रशिक्षण की तीव्रता बढ़ाना चाहती है, तो उसे विशेष रूप से उन तीनों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तारिका सिंह की अपनी सेना को कोई नई प्रशिक्षण आवश्यकताएं नहीं मिली थीं। लेकिन अगर आपने कुछ भी जघन्य नहीं किया है, तो जनरल रोहिणी आपको इस तरह दंडित क्यों कर रही है? तारिका सिंह ने हैरान होकर पूछा। रोहिणी की सजा इस बार निर्विवाद रूप से गंभीर थी। यह यकीनन सबसे गंभीर सजा थी जो उसने तलवार सेना में शामिल होने के बाद से कभी देखी थी। समान व्यवहार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति दिव्य बाण सेना के जयपाल सिंह, जोरावर और माधव थे, साथ ही उनकी विशाल सेना भी। हम इतने समय से सैन्य शिविर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया होगा जिससे स्वर्ग और इंसान क्रोधित हो जाए? ललन ने दर्द से कराहते हुए बड़बड़ाया। अभी हाल ही में, क्योंकि प्रशिक्षण समाप्त हो गया था, हमें कुछ दिनों की छुट्टी मिली ताकि हम दक्षिणी महाद्वीप के तलवार नगर में वापस जा सकें और शराब पी सकें। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। शराब? तारिका सिंह हैरान रह गई और भ्रम में पूछा, सिर्फ शराब पीने के लिए जनरल रोहिणी तुम्हें इस तरह दंडित करने वाली है? तारिका सिंह को स्पष्ट रूप से ललन के स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार जहां रोहिणी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी,
वहीं वह अनुचित नहीं थी। यह असंभव था कि ललन और उसके साथियों को तलवार नगर में शराब पीने के लिए इतनी कठोर सजा दी जाएगी। शराब पीने के अलावा क्या आपने तलवार नगर में ऐसा कुछ और किया जिससे जनता का गुस्सा भड़क उठे? तारिका सिंह ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। वरिष्ठ बहन तारिका सिंह, आप क्या कह रही हैं? क्या आप नहीं जानती कि हम कौन हैं? क्या हम ऐसे लोग हैं जो कुछ भी अपमानजनक करेंगे? हमने वास्तव में तलवार नगर में शराब पीने के अलावा कुछ और नहीं किया, जनरल बालक ने बीच में टोकते हुए कहा। हालांकि वह अचानक रुक गया। उसे अचानक वह विषय याद आया जिस पर उन्होंने तलवार नगर में शराब पीते समय चर्चा की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें इसके कारण दंडित किया जा रहा हो? कनिष्ठ भाई मनीष, कनिष्ठ भाई ललन, क्या आपको लगता है कि इस वजह से हमें सचमुच वरिष्ठ बहन रोहिणी द्वारा दंडित किया जा सकता है? जनरल बालक ने अपने बगल में मनीष और ललन की ओर देखते हुए पूछा। जनरल बालक की बातें सुनकर मनीष और ललन को तुरंत समझ आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई विराट ने सचमुच हमारी बातें सुन ली हो जब हम शराब पी रहे थे? मनीष ने कुछ अनिश्चितता के साथ पूछा। यह काफी संभव है। ललन ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया। उस समय उस बूढ़े कमीने माधव ने कहा था कि उसने वरिष्ठ भाई विराट को देखा है। हमें लगा कि वह बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। अपने उत्साह में उसने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। यह भूल गया कि वह अभी अभी तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बाहर आया था। थप्पड़ ने उसकी चोटों को और बढ़ा दिया और वह दर्द से फिर से चिल्ला उठा। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मुझे याद आ रहा है, इस बार जिन लोगों को सजा मिली है वे वही लोग हैं जो हमारे साथ तलवार नगर में शराब पीने गए थे। जो तलवार नगर नहीं गए वे बिल्कुल ठीक हैं। मनीष ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि हमें 90% इसी वजह से सजा मिली है। उसने फिर तारिका सिंह की ओर मुड़कर पूछा। वरिष्ठ बहन तारिका सिंह, क्या हमारे आने से पहले भाई विराट सैन्य शिविर में आए थे? हाँ, वह आए थे। तारिका सिंह ने सिर हिलाया। विराट के आने के बाद ही जनरल रिया और जनरल रोहिणी इतनी क्रोधित हो गई। मैंने सुना है कि विराट ने जनरल रिया और जनरल रोहिणी की काफी कड़ी आलोचना की क्योंकि आपकी सेना में बहुत सी कमियां हैं। यह सुनकर जनरल बालक, मनीष और ललन शांत हो गए। इस बिंदु पर वे समझ गए कि उनकी सजा तलवार नगर में उनकी बातचीत से उपजी है जिसे विराट ने सुना था। वह व्यक्ति जानबूझकर बदला ले रहा है। जनरल रिया और रोहिणी की उनकी आलोचना स्पष्ट रूप से उनका बदला लेने के लिए उनका उपयोग करने का एक तरीका था। आखिरकार विराट और वे सभी अच्छे दोस्त थे और भले ही विराट उन्हें नापसंद करता हो, वह वास्तव में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए उसने उनसे निपटने के लिए जनरल रिया और रोहिणी का इस्तेमाल किया। उसने उनकी सेना की समस्याओं के कारण जनरल रिया और रोहिणी की आलोचना की और उन दोनों महिलाओं के अभिमानी स्वभाव को देखते हुए वे स्वाभाविक रूप से गुस्से से उबल रही थीं। स्वाभाविक रूप से वे बेदाग नहीं बचेंगे। वैसे हम सभी को उस कमीने जयपाल सिंह ने धोखा दिया है। एक लंबी चुप्पी के बाद मनीष आह भरे बिना नहीं रह सका। अगर जयपाल सिंह ने वह विषय नहीं उठाया होता तो वे आज इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होते। आने वाले नरक जैसे प्रशिक्षण अभियानों के बारे में सोचकर वे तीनों कांप उठे और फिर जयपाल सिंह के प्रति गुस्से की लहर महसूस की। अरे, शराब पीते समय तुम क्या कह रहे थे कि विराट तुम्हारे साथ इतनी कठोरता से पेश आया? तारिका सिंह उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सकी। वह जानती थी कि पवनगढ़ अकादमी में उन तीनों के विराट के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। विशेष रूप से मनीष और ललन, जो विराट के ही समय पवनगढ़ अकादमी में शामिल हुए थे और जिनके बारे में कहा जाता था कि अकादमी पहुंचने से पहले ही उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन अब विराट उनके साथ इतनी कठोरता से पेश आने वाला था। इन लोगों ने विराट को इतना नाराज करने के लिए ऐसा क्या किया था कि वह इतना गुस्सा हो गया? उसने पहले कभी विराट को जनरल रिया और रोहिणी की आलोचना करते नहीं सुना था। जब से वह तलवार संप्रदाय की सेना में शामिल हुई थी, उसने शायद ही कभी विराट को सैन्य मामलों में हस्तक्षेप करते देखा था। मूल रूप से वह सब कुछ जनरल रिया पर छोड़ देता था और विराट ने ज्यादातर जनरल रिया और रोहिणी के प्रशिक्षण परिणामों की प्रशंसा की। लेकिन अब वह इतनी छोटी सी बात पर जनरल रिया और रोहिणी की आलोचना कर रहा है। जनरल बालक, मनीष, ललन और अन्य लोगों के मन में उनके प्रति कितनी गहरी दुश्मनी होगी। आखिरकार जनरल रिया और रोहिणी के मजबूत व्यक्तित्व को देखते हुए जनरल बालक, मनीष, ललन, जयपाल सिंह, झोरावर और माधव के लिए बिना किसी नुकसान के बचना कैसे संभव था? उन्हें मार पड़ने वाली थी। वरिष्ठ बहन तारिका सिंह, हमने सच में कुछ नहीं कहा। तारिका सिंह का सवाल सुनकर जनरल बालक ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने इस घटना से पहले ही ऐसा सबक सीख लिया था। वे वही गलती नहीं दोहराएंगे। अगर उसने इसका खुलासा कर दिया और तारिका सिंह ने सैन्य शिविर में यह बात फैलानी जारी रखी और यह खबर फिर से विराट के कानों तक पहुंच गई तो वे मारे जाएंगे। जनरल बालक, बस हमें बता दो कि क्या हुआ, छिपाने की क्या बात है? जनरल बालक का व्यवहार देखकर तारिका सिंह की उत्सुकता और बढ़ गई। हालांकि तारिका सिंह ने उनसे चाहे कितनी भी पूछताछ की, जनरल बालक, मनीष, ललन और अन्य लोगों ने एक शब्द भी कहने से इनकार कर दिया। एक दर्दनाक सबक सीखने के बाद वे जयपाल सिंह की गपशप को कभी न दोहराने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अग्नितत्व महाद्वीप। एक महीने की यात्रा के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट अंततः अग्नितत्व संप्रदाय में पहुंच गया। संप्रदाय के आसपास पहुंचने पर विराट ने संप्रदाय की ओर जाने से पहले एक एकांत स्थान चुना और शक्ति सिंधु महाद्वीप से जुड़ने वाला एक अंतरआयामी स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया। अग्नितत्व संप्रदाय। संप्रदाय प्रमुख के कक्ष के अंदर जबकि संप्रदाय प्रमुख धीरज अपनी आंखें बंद करके साधना कर रहा था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। अंततः अग्नितत्व संप्रदाय पहुंच गया। संप्रदाय के समीप पहुंचकर विराट ने सबसे पहले एक एकांत स्थान चुना और संप्रदाय की ओर बढ़ने से पहले शक्ति सिंधु महाद्वीप को जोड़ने वाला एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया। अग्नितत्व संप्रदाय। संप्रदाय प्रमुख के भवन के भीतर जब संप्रदाय प्रमुख धीरज आंखें बंद किए साधना कर रहा था, तभी उसे अचानक कुछ आभास हुआ। अपनी आंखें खोलते ही उसने देखा कि एक श्वेत वस्त्रधारी युवक उसके सामने खड़ा है। यद्यपि वह विराट की मायावी क्षमताओं को पहले भी देख चुका था, फिर भी इस दृश्य को दोबारा देखकर धीरज अंदर तक चौंक गया। क्या हुआ धीरज, मुझे पहचाना नहीं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हैरान धीरज की ओर देखते हुए शांति से पूछा। नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहां? यह सेवक अपने युवा मालिक का अभिवादन करता है। यह सुनकर धीरज हड्ड बद्धा कर अपनी जगह से खड़ा हो गया और विराट के सामने सम्मानपूर्वक झुक गया। जब से विराट ने उसकी आत्मा पर आत्मा बंधन लगा दिया था और उसे अपने अधीन कर लिया था, तब से धीरज गहरी चिंता और बेचैनी में डूबा हुआ था। अग्नितत्व पूर्वज का पीछा करने गए विराट के बारे में उसके विचार बहुत उलझे हुए थे। उसे चिंता थी कि विराट विफल हो जाएगा और अग्नितत्व पूर्वज के हाथों मारा जाएगा, जिससे अग्नितत्व पूर्वज के संप्रदाय में लौटने पर उसकी स्थिति बेहद भयानक हो सकती थी। लेकिन दिल की गहराइयों में वह चुपके से यह भी उम्मीद कर रहा था कि अग्नितत्व पूर्वज विराट को मार डाले, जिससे वह खुद आजाद हो सके। आखिरकार कोई भी यह नहीं चाहता कि उसकी आत्मा में आत्मा बंधन लगा हो और जीवन भर किसी और के द्वारा नियंत्रित किया जाए। जब से विराट गया था, उसके दिल में लगातार उथल पुथल मची हुई थी। केवल आज विराट को फिर से प्रकट होते देख उसने अंततः वह उम्मीद छोड़ दी। युवा मालिक, क्या वह बूढ़ा कमीना अग्नितत्व पूर्वज आपके हाथों मारा गया? धीरज ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर विराट की ओर देखा और हिचकिचाते हुए पूछा। क्योंकि अग्नितत्व पूर्वज ने अग्नितत्व संप्रदाय में कोई जीवन पट्टिका नहीं छोड़ी थी, केवल वह स्वयं जानता था कि वह मरा है या नहीं। अग्नितत्व संप्रदाय के लोगों को यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। लेकिन अब जब विराट फिर से प्रकट हो गया था, तो इसकी बहुत अधिक संभावना थी कि अग्नितत्व पूर्वज मारा गया था। लेकिन अंतिम पुष्टि प्राप्त करने के लिए धीरज पूछने से खुद को रोक नहीं पाया।
नहीं। विराट ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब मैं उसका पीछा कर रहा था तो बीच रास्ते में एक दुर्घटना हो गई, इसलिए वह अंततः बच निकला। अगर स्वरा वाली घटना नहीं होती तो शायद उसने वास्तव में अग्नि तत्व पूर्वज को रोककर मार डाला होता। दुर्भाग्य से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई और उसकी योजना में गड्ढबदैच हो गई, जिससे अग्नि तत्व पूर्वज बच निकलने में सफल रहा। श्वेत वस्त्रधारी विराट से यह सुनकर धीरज का चेहरा सख्त हो गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तो वह बूढ़ा कमीना अग्नि तत्व पूर्वज अभी भी जीवित है? हाँ बिल्कुल, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया। ठीक है, अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट रुका, फिर बोला, मैंने तुम्हें तलवार संप्रदाय के नियंत्रण के लिए तैयारी करते हुए अग्नि तत्व संप्रदाय को पुनर्गठित करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? यह विराट की बातें सुनकर धीरज कुछ पल के लिए हकलाने लगा। उसने हाल के दिनों में इस पहलू पर कोई काम नहीं किया था। आखिरकार विराट द्वारा अग्नि तत्व पूर्वज का शिकार करने का मामला अभी भी अनसुलझा था। वह कैसे जान सकता था कि अंततः किसकी जीत होगी? यदि उसने अग्नि तत्व संप्रदाय को पुनर्गठित करने के विराट के निर्देशों का पालन किया होता और विराट विफल हो जाता और अग्नि तत्व पूर्वज संप्रदाय में जीवित लौट आता, तो क्या वह गंभीर मुसीबत में नहीं पड़ जाता? इसके अलावा वह हाल ही में अन्य मामलों में व्यस्त था और किसी अन्य चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया था, इसलिए उसने विराट के आदेशों पर एक भी काम नहीं किया था। अब विराट के सवालों का सामना करते हुए उसके पास खुद को समझाने का कोई तरीका नहीं था। धीरज की हकलाहट देखकर विराट की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। धीरज, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने मेरे द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया और केवल दिखावे के लिए मेरे आदेशों का पालन कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी अवहेलना कर रहे हो? विराट ने धीरज को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। युवा मालिक, मैं मरने लायक हूं, कृपया मेरी जान बख्श दें। श्वेत वस्त्रधारी विराट की ठंडी आवाज सुनकर धीरज की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह पूरी तरह कांप उठा और तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। रहम की भीख मांगते हुए विराट के सामने बार बार सिर टेकने लगा। कृपया मुझे एक और मौका दें युवा मालिक, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा और बिना किसी हिचकिचाहट के आपके लिए आग और पानी से भी गुजर जाऊंगा। धीरज की हरकतों को देखकर विराट तुरंत समझ गया कि इस व्यक्ति ने वास्तव में इस पूरे समय उसकी बातों को नजरअंदाज किया था और एक भी काम नहीं किया था। रहम की भीख मांगते हुए घुटनों के बल बैठे धीरज को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट गहरी सोच में पड़ गया। उसे इस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? तार्किक रूप से देखा जाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने उसकी बातों की अवहेलना करने का दुस्साहस किया था, तो इसे सीधे मार दिया जाना चाहिए। ऐसे अवज्ञाकारी आत्मसमर्पण करने वाले सेनापति का न होना ही बेहतर है। हालांकि यह विचार करते हुए कि यह व्यक्ति आखिरकार अग्नितत्व संप्रदाय का प्रमुख था और अग्नितत्व संप्रदाय तथा पूरे अग्नितत्व महाद्वीप को समझने के मामले में शायद पूरे अग्नितत्व संप्रदाय में कोई भी उसे उससे बेहतर नहीं जानता था, विराट ने फिलहाल उसकी जान बख्शने का फैसला किया और धीरज को अग्नितत्व संप्रदाय को पुनर्गठित करने में उसकी मदद करने का अवसर दिया। चूंकि यह तुम्हारा पहला अपराध है, इसलिए मैं अभी तुम्हारी जान बख्श रहा हूं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने धीरज से कहा। लेकिन यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। हाँ, मैं भविष्य में एक कुत्ते की तरह आपकी सेवा करूंगा और मैं फिर कभी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करूंगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर धीरज बहुत खुश हुआ और उसने कई बार सिर टेका। उठो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर धीरज में खड़े रीढ़े होने की हिम्मत आई। वह हाथ जोड़ ढाकर एक तरफ खड़ा हो गया और श्वेत वस्त्रधारी विराट के निर्देशों का इंतजार करने लगा। इसके बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सबसे पहले खुद को अग्नितत्व संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह से परिचित कराया। फिर उसने इसे संशोधित किया और पूरे व्यूह को अपने नियंत्रण में ले लिया। यद्यपि अग्नितत्व संप्रदाय का सुरक्षा व्यूह काफी शक्तिशाली था, लेकिन विराट की आंखों में इसके कोई रहस्य छिपे नहीं थे। उसके संशोधनों में ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। विराट के संशोधनों के बाद सुरक्षा व्यूह न केवल पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था, बल्कि पहले की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक शक्तिशाली भी हो गया था। इन सभी गतिविधियों के दौरान धीरज विराट के साथ था, इसलिए भले ही विराट के संशोधनों के कारण कुछ हलचल हुई और अग्नितत्व संप्रदाय के कुछ एल्डर सतर्क हो गए, उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ क्योंकि धीरज उसके साथ था। अग्नितत्व संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह को संशोधित करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट और धीरज संप्रदाय के मुख्य भवन में लौट आए। धीरज, जाओ और अग्नितत्व संप्रदाय के सभी चतुर्थ और तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं को बुला लाओ, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने धीरज से कहा। जी युवा मालिक। विराट का आदेश सुनते ही धीरज ने तुरंत हामी भर दी। इसके तुरंत बाद धीरज नीचे गया और अग्नितत्व संप्रदाय के सभी चतुर्थ और तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं को बुला लाया। पूरे अग्नितत्व संप्रदाय में 12 चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ और 60 से अधिक तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं, जो इसे सामान्यतः श्वेत हिम संप्रदाय से अधिक मजबूत बनाते हैं। इस समय अग्नितत्व संप्रदाय के अधिकांश चतुर्थ और तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा धीरज द्वारा बुलाए जाने पर संप्रदाय में उपस्थित थे। अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर अभी भी उन्हें बुलाने के धीरज के उद्देश्य से अनजान थे। जब वे संप्रदाय प्रमुख के भवन में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक श्वेत वस्त्रधारी युवक उस सीट पर बैठा है जहां पहले धीरज बैठा करता था। तू छोटा जानवर, तू कौन है? तेरी हमारे अग्नितत्व संप्रदाय में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुई और संप्रदाय प्रमुख की कुर्सी पर बैठने की भी? तू हरामजादे, तू जीने से थक गया है। हमारे अग्नितत्व संप्रदाय में घुसने और ऐसा दुस्साहसी काम करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी नीचे उतर, नहीं तो आज तू मरेगा। अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को संप्रदाय प्रमुख की सीट पर बैठे देखकर क्रोधित होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। चुप रहो तुम सब। इन बूढ़े मूर्खों की बेपरवाह बातें सुनकर धीरज पसीने से भीग गया और तुरंत दहाड़ा। धीरज की दहाड़ गूंजते ही पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। अग्नितत्व संप्रदाय के सभी एल्डर भ्रम से भरे चेहरों के साथ धीरज की ओर मुड़े। वे समझ नहीं पा रहे थे कि धीरज की मूल सीट पर बैठे श्वेत वस्त्रधारी युवक को फटकार लगाने के बजाय धीरज ने उन्हें चुप रहने के लिए क्यों कहा। मैंने आप सभी को यहाँ कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए बुलाया है। धीरज ने नीचे खड़े अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स की ओर देखा और उदासीनता से कहा, आज से अग्नितत्व संप्रदाय का एक नया मालिक है और वह है युवा मालिक विराट। जैसे ही धीरज ने यह कहा, पूरे हॉल में कोलाहल मच गया। अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स के चेहरे सदमे और आश्चर्य से भर गए थे। धीरज, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? संप्रदाय प्रमुख, ऐसा करने का आपका क्या मतलब है? धीरज, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम ऐसा विश्वासघाती काम कैसे कर सकते हो? शुरुआती झटके के बाद अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स ने धीरज पर क्रोधित होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। किसकी अवहेलना करने की हिम्मत है? अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स के सवालों का सामना करते हुए धीरज ने उनकी ओर देखा और भावहीन होकर पूछा। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। धीरज के शब्द सुनकर अग्नितत्व संप्रदाय का महाबुजुर्ग सबसे पहले आगे आया। उसने धीरज की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया, धीरज, तुम वास्तव में बाहरी लोगों के साथ साठगांठ करने और अग्नितत्व संप्रदाय को धोखा देने की हिम्मत करते हो। अगर पूर्वज को इसके बारे में पता चला तो तुम भयानक मौत मरोगे। वह बूढ़ा कमीना अग्नितत्व पूर्वज खुद की रक्षा मुश्किल से कर सकता है, उसे मेरी परवाह कैसे हो सकती है? धीरज ने यह सुनकर उपहास किया।
मुझे डर है कि आप लोग अभी तक नहीं जानते, लेकिन उस बूढ़े कमीने का असली स्वरूप जो शक्ति सिंधु महाद्वीप गया था, पहले ही युवा मालिक विराट द्वारा मारा जा चुका है। उस बूढ़े कमीने ने अपनी औकात से ज्यादा आंका और युवा मालिक विराट को उकसाने चला गया। वह बस मौत को बुलावा दे रहा था। सज्जनों, मैं अभी भी आपको समझदार बनने की सलाह देता हूं। ऐसा न हो कि आप भी उस बूढ़े कमीने अग्नितत्व पूर्वज की तरह समाप्त हो जाएं, अपनी क्षमता से अधिक का आकलन करें और नंगे हाथों रथ को रोकने की कोशिश करें और अंततः मारे जाएं और गायब हो जाएं। यदि आप अभी आत्मसमर्पण करते हैं और युवा मालिक विराट के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, तो हो सकता है वे उदार हों और आपकी अज्ञानता को ध्यान में रखते हुए आपकी बदतमीजी को माफ कर दें। धीरज के शब्द सुनकर पूरा हॉल एक बार फिर शांत हो गया, क्योंकि धीरज जिस खबर की बात कर रहा था वह वास्तव में भयानक थी। हालांकि वे सभी जानते थे कि अग्नितत्व पूर्वज कुछ समय पहले अचानक भड़क उठे थे, अपना एकांतवास छोड़ दिया था और गुस्से में अग्नितत्व संप्रदाय से चले गए थे। संप्रदाय के योद्धा उस समय काफी हैरान थे, सोच रहे थे कि उन्हें क्या हो गया है। हालांकि पूर्वज के वर्तमान क्रोध को देखते हुए किसी ने भी उन्हें उकसाने या मामले के बारे में पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए अब तक किसी को नहीं पता था कि पूर्वज अचानक इतने क्रोधित क्यों हो गए थे और जल्दी से संप्रदाय क्यों छोड़ गए थे। लेकिन अब धीरज की बातें सुनकर सभी ने तुरंत कड़ी लीडियां जोड़ लीं, यह महसूस करते हुए कि उस दिन पूर्वज का क्रोध वास्तव में बाहर उनके असली स्वरूप के नष्ट होने के कारण हो सकता है। आखिरकार जब उनके बेटे और पोते की मृत्यु हुई थी, जबकि पूर्वज तब भी क्रोधित थे, लेकिन वे इतने उग्र नहीं थे। अगर उनका असली स्वरूप बाहर नष्ट हो गया था तो यह बात समझ में आती है। धीरज, बकवास बंद करो। ये छोटा जानवर हमारे पूर्वज जैसे शीर्ष विशेषज्ञ को मार सकता है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हॉल में एक पल के सन्नाटे के बाद अग्नितत्व संप्रदाय का महाबुजुर्ग एक बार फिर सवाल करने के लिए आगे आया। उसके सामने खड़ा श्वेत वस्त्रधारी युवक, यद्यपि उसकी आभा अस्पष्ट थी और एक नजर में पहचानना मुश्किल था, केवल प्रथम विपत्ति लोक के आसपास था। महज एक प्रथम विपत्ति लोक का योद्धा हमारे पूर्वज जैसे शीर्ष विशेषज्ञ को मार सकता है? क्या मजाक है? इसके अलावा शक्ति सिंधु महाद्वीप अग्नितत्व महाद्वीप से कितनी दूर है, और शक्ति सिंधु महाद्वीप को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला कोई स्थानिक मार्ग भी नहीं है। यहां तक कि अगर हमारे पूर्वज का असली स्वरूप वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर नष्ट हो भी गया, तो यह लड़का इतने कम समय में अग्नितत्व संप्रदाय तक कैसे पहुंच सकता है? यह कहा जा सकता है कि धीरज की बातें खामियों से भरी थीं। एक पल विचार करने के बाद उसे लगा कि धीरज की बातें अत्यधिक अविश्वसनीय हैं। धीरज की आज की हरकतें बहुत संभवतः तब सत्ता हथियाने का एक प्रयास है जब पूर्वज अग्नितत्व संप्रदाय से दूर है। यद्यपि धीरज अग्नितत्व संप्रदाय का प्रमुख है, उसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वह केवल पूर्वज के लिए संप्रदाय का प्रबंधन करने वाला एक प्रबंधक है। अग्नितत्व संप्रदाय में जीवन और मृत्यु की वास्तविक शक्ति पूर्वज के हाथों में है, और अग्नितत्व संप्रदाय का यह महाबुजुर्ग पूर्वज के वंश का है, इसलिए उसे धीरज से बहुत कम डर है। तो तुम आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हो? महाबुजुर्ग की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और भावहीन होकर पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम इस बूढ़े आदमी को अपने जैसे एक छोटे छोकरे के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकते हो? क्या मजाक है? अग्नितत्व संप्रदाय के महाबुजुर्ग ने उपहास किया। तू छोटा जानवर, हमारे अग्नितत्व संप्रदाय में घुसपैठ करने की हिम्मत करने वाला, उस बूढ़े कुत्ते धीरज के साथ साठगांठ करके हमारे संप्रदाय को बाधित करने वाला मरने लायक है। बिना किसी हिचकिचाहट के महाबुजुर्ग ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर हथेली से प्रहार किया। महाबुजुर्ग के हमले का सामना करते हुए विराट के भाव उदासीन ही रहे। एक विचार के साथ हजारों लंबी तलवारें और जादुई अस्त्र अचानक उसके चारों ओर प्रकट हुए, जो एक अविश्वसनीय रूप से दुर्जय तलवार व्यूह बना रहे थे। इस भयानक तलवार व्यूह ने न केवल महाबुजुर्ग के हथेली के प्रहार को आसानी से बेअसर कर दिया, बल्कि एक अजेय और भयंकर हमले के साथ उस पर टूट पड़ा। यह दृश्य देखकर अग्नितत्व संप्रदाय का महाबुजुर्ग पूरी तरह से भयभीत हो गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सामने खड़े श्वेत वस्त्रधारी युवक के पास इतनी भयानक ताकत होगी। नहीं, अग्नितत्व संप्रदाय का महाबुजुर्ग अपनी आंखें चौड़ी करते हुए मन ही मन दहाड़ा। इस क्षण उसके भीतर पछतावे की गहरी भावना उमड़ पड़ी। अगर उसे पता होता कि श्वेत वस्त्रधारी युवक की ताकत इतनी दुर्जेय है, तो वह सबसे पहले आगे आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अफसोस, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। श्वेत वस्त्रधारी विराट के भयानक तलवार व्यूह के तहत अग्नितत्व संप्रदाय का महाबुजुर्ग पल भर में राख में बदल गया। कोई और है जो मेरी अवहेलना करने की हिम्मत करता है? एक ही झटके में अग्नितत्व संप्रदाय के महाबुजुर्ग को मारने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने नीचे इकट्ठे हुए अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स पर नजर दौड़ाई और शांति से पूछा। इस बार विराट का हमला बेरहम था। उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए लोहे के समान कठोर तरीकों का इस्तेमाल किया था। उसे अग्नितत्व संप्रदाय जैसे संप्रदायों पर समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कोई भी उसकी अवहेलना करने की हिम्मत करेगा, उसे तब तक मारा जाएगा जब तक वे झुक न जाएं। जैसा कि अपेक्षित था, विराट के बेरहम हमले ने नीचे मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। यहां तक कि श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास खड़े धीरज को भी अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस होने लगी। विराट के हमले की ताकत वास्तव में भयानक थी। अपनी ताकत के साथ भी वह उस खौफनाक प्रहार से शायद नहीं बच पाता। तुम सब वहां खड़े क्या कर रहे हो? तुम सब युवा मालिक विराट के सामने आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? क्या तुम सब भी उसी बूढ़े कुत्ते के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो? धीरज ने नीचे अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स पर चिल्लाते हुए कहा। वह बूढ़ा कुत्ता उस बूढ़े कमीने अग्नितत्व पूर्वज का विश्वास पात्र है, इसीलिए वह उस बूढ़े कुत्ते के हितों की रक्षा के लिए मौत से लड़ने को तैयार है। तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? उस बूढ़े कुत्ते अग्नितत्व पूर्वज ने तुम्हें क्या लाभ दिए हैं? विराट के बेरहम हमले से पहले ही स्तब्ध और क्या करना चाहिए इस पर उलझन में पड़े अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स ने धीरज की बातें सुनने पर बिना किसी हिचकिचाहट के विराट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हम आपके सामने आत्मसमर्पण करने और आपकी सेवा करने को तैयार हैं, युवा मालिक। हम अभी अंधे और अज्ञानी थे और हमने आपको नाराज कर दिया। हमें उम्मीद है कि आप उदार होंगे और हमें क्षमा करेंगे। आज से हम कुत्तों और घोड़ों की तरह आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजरने को तैयार हैं। अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त करने के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, चूंकि तुम आत्मसमर्पण करने को तैयार हो, तो अपनी दिव्य आत्माओं को बुलाओ ताकि मैं तुम पर एक दिव्य आत्मा बंधन लगा सकूं। यह देखकर कि वे आत्मसमर्पण करने को तैयार थे, विराट उनके साथ शब्दों को बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। उसने उनकी ओर देखा और सीधे मुद्दे पर आ गया। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर हॉल फिर से शांत हो गया। युवा मालिक, यह शर्त बहुत कठोर है, क्या आप शर्त बदल सकते हैं? काफी देर बाद अग्नितत्व संप्रदाय का एक एल्डर आगे आया और हिचकिचाते हुए पूछा। आखिरकार आत्मा बंधन प्रत्यारोपित करने का मतलब है कि उनके जीवन और मृत्यु का नियंत्रण दूसरों के हाथों में होगा और उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। उनके जैसे शक्तिशाली साधकों के लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल बात है। बकवास बंद करो। यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है कि युवा मालिक ने तुम पर आत्मा बंधन लगाए हैं। तुम यहां सौदेबाजी करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम बहुत एहसान फरामोश नहीं हो? इससे पहले कि श्वेत वस्त्रधारी विराट बोल पाता, धीरज ने उसे ठंडे स्वर में फटकार लगाई। उसे खुद विराट द्वारा एक आत्मा बंधन प्रत्यारोपित किया गया था।
यदि इन बूढ़े मूर्खों पर आत्मा बंधन प्रत्यारोपित नहीं किया गया होता तो क्या वह अत्यधिक असंतुलित महसूस नहीं करता? इसलिए श्वेत वस्त्रधारी विराट के बोलने की आवश्यकता के बिना धीरज ने अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर के अनुरोध का खंडन करने के लिए कदम बढ़ाया। यह शर्त बहुत कठोर है, कृपया हमें क्षमा करें, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, यह बहुत कठोर है, कृपया युवा मालिक कोई दूसरी शर्त ढूंढें। अगर वास्तव में मुझ पर आत्मा बंधन लगाना ही है तो मैं मरना पसंद करूंगा। धीरज की बातें सुनकर अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर अभी भी अनिच्छुक थे और एक एक करके बोलने लगे। जो कोई भी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा वह केवल मरेगा। इन अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स के शोर का सामना करते हुए धीरज ने ठंडे स्वर में कहा। धीरज की बातें सुनकर अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। उन्होंने फिर से संप्रदाय प्रमुख की कुर्सी पर बैठे श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा, जो इस समय चुप था। स्पष्ट रूप से उसने चुपचाप धीरज की बातों पर सहमति दे दी थी। इस दृश्य को देखकर अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स के दिलों में सिहरन पैदा हो गई। शु शु शु। अचानक कई आकृतियां झिलमिलाईं और हॉल से बाहर भागने लगीं। भागने की कोशिश कर रहे हो, सपने देखते रहो। यह देखकर धीरज तुरंत आगे लपका, भागने वाले एल्डर्स का रास्ता रोकते हुए और उन्हें रोकने के लिए बार बार प्रहार करने लगा। धीरज के हमले बेरहम थे, प्रत्येक प्रहार पूरी ताकत से किया गया था। जिन एल्डर्स को उसने रोका था वे बार बार मारे गए। पल भर में ही या तो उनकी मृत्यु हो गई या वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जो मजबूत थे वे बेहतर स्थिति में रहे, केवल घायल हुए। लेकिन कमजोर तृतीय विपत्ति लोक के एल्डर मौके पर ही मारे गए। धीरज के बेरहम कार्यों को देखकर हॉल में मौजूद अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। धीरज वास्तव में मजाक नहीं कर रहा था। जो लोग आत्मसमर्पण करने या उसकी शर्तों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते थे वे वास्तव में मारे जाने के लिए काफी बेरहम थे। उसने उन महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। अपने सदमे और क्रोध में अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स ने अभी भी एकजुट होने और विरोध करने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि श्वेत वस्त्रधारी विराट और धीरज मजबूत थे लेकिन उनकी संख्या दुर्जय थी और एक साथ वे उनके लिए समान नहीं हो सकते थे। इसके अलावा अगर वे लड़े जिससे हंगामा हुआ और अग्नितत्व संप्रदाय के अन्य योद्धाओं का ध्यान आकर्षित हुआ तो विराट और धीरज चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो उनके संयुक्त हमले के तहत बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि जैसे ही ये अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स कार्य करने वाले थे एक अविश्वसनीय रूप से भयानक शक्ति आसमान से सीधे उन पर आ गिरी जिसने उन्हें घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया। यह देखकर अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर पूरी तरह से भयभीत हो गए। उन्हें आभास हुआ कि यह भयानक शक्ति अग्नितत्व संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह की शक्ति थी। इसके अलावा यह शक्ति उनके संप्रदाय के मूल सुरक्षा व्यूह से 10 गुना अधिक मजबूत लग रही थी। इस दमनकारी शक्ति के तहत उनके पास विरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। इस क्षण अग्नितत्व संप्रदाय के सभी एल्डर अविश्वास से भर गए। धीरज ने अग्नितत्व संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह पर नियंत्रण कब प्राप्त किया? यह ध्यान तो होना चाहिए कि व्यूह के केंद्र को हमेशा व्यक्तिगत रूप से अग्नितत्व पूर्वज द्वारा नियंत्रित किया जाता था, न कि संप्रदाय प्रमुख धीरज को सौंपा गया था। तार्किक रूप से धीरज को अग्नितत्व संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। हालांकि अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स को जल्द ही पता चल गया कि संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह को नियंत्रित करने वाला संप्रदाय प्रमुख धीरज नहीं था बल्कि वह श्वेत वस्त्रधारी युवक था जो संप्रदाय प्रमुख के सिंहासन पर मुख्य हॉल में ऊंचा बैठा था। यह देखकर एल्डर और भी अधिक भयभीत हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि विराट केंद्रीय नियंत्रण केंद्र के बिना संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह को कैसे नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि तुम आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हो तो तुम्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। अग्नितत्व संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह को नियंत्रित करते हुए और एल्डर्स को जमीन पर गिराते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने धीरे धीरे उन पर अपनी नजर दौड़ाई और शांति से बोला। इस स्थिति को रोकने के लिए ही उसने धीरज द्वारा एल्डर्स को बुलाने से पहले संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह को नियंत्रित किया था। अग्नितत्व संप्रदाय में कई महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे। यदि वे उसके विरुद्ध सेना में शामिल हो गए तो उसकी शक्ति के बावजूद वह उनके बराबर नहीं होगा। इसके अलावा यह उसका निर्मल अवतार उसके 3 शरीरों में सबसे कमजोर था। किसी एक चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धा से निपटना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कई चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों का एक साथ मिलकर सामना करना काफी मुश्किल होता। यदि उसे 1 दर्जन या उससे अधिक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों साथ ही 60 से अधिक तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों का सामना करना पड़ता तो संभवतः उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। हालांकि यदि उसने अग्नितत्व संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह को नियंत्रित कर लिया तो उसे किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्द सुनकर अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर तुरंत भयभीत हो गए। युवा मालिक, हमारी जान बख्श दो, हम आत्मसमर्पण करते हैं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। बस मेरी जान बख्श दो और मैं किसी भी शर्त पर सहमत हो जाऊंगा। अप्पा। अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स ने रहम की भीख मांगी। अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स को रहम की भीख मांगते सुन श्वेत वस्त्रधारी विराट ने फुफकारते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अगर तुमने कोई और चाल चलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिना किसी दया के फांसी दे दूंगा। यदि अग्नितत्व संप्रदाय के ये एल्डर आत्मसमर्पण करने को तैयार थे तो विराट आगे कोई रक्तपात नहीं करना चाहता था। आखिरकार अग्नितत्व संप्रदाय के इन एल्डर्स के साथ उसकी कोई वास्तविक दुश्मनी नहीं थी। उसने केवल अग्नितत्व पूर्वज और उसके बीच की दुश्मनी के कारण ही संप्रदाय से संपर्क किया था। इसके अलावा ये सभी महाविपत्ति लोक के शक्तिशाली साधक थे। यदि वह उन्हें अपने अधीन कर सकता तो यह तलवार संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा होगा। यदि संभव हो तो विराट उन्हें यथासंभव अपने अधीन करना चाहता था। इसके साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ लहराया और अग्नितत्व संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। उस भयानक दबाव को गायब होता महसूस करके अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स अंततः शांत हो गए। इस बार उन्होंने कोई और चाल चलने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी दिव्य आत्माओं को बुलाया, जिससे श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उन पर दिव्य आत्मा बंधन लगा दिया। मृत्यु के खतरे का सामना करते हुए अंततः उन्होंने जीने का विकल्प चुना। यद्यपि उनकी आत्माओं पर अब मुहर लग गई थी, जिसका अर्थ था कि उनका जीवन पूरी तरह से विराट के हाथों में होगा। उनका एक विचार उन्हें मारने के लिए पर्याप्त होगा, फिर भी उन्होंने समझौता करना चुना। आखिरकार अभी आत्मसमर्पण करने का मतलब था कि उनका जीवन विराट के हाथों में था, लेकिन आत्मसमर्पण न करने का मतलब निश्चित मृत्यु थी। उन्होंने इस बिंदु तक लगन से साधना की थी और बिना किसी कारण के अपनी जान गंवाने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा धीरज सही था। महाबुजुर्ग अग्नितत्व पूर्वज का विश्वास पात्र था, इसीलिए वह उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। वे एल्डर्स उसके लिए अपने प्राण क्यों न्यौछावर करें? अग्नितत्व पूर्वज आमतौर पर अग्नितत्व संप्रदाय में निरंकुश और दबंग था और ये एल्डर हमेशा डर में रहते थे। उन्हें संप्रदाय से कोई लगाव नहीं था और इससे भी कम पूर्वज से। अग्नितत्व संप्रदाय के नेता को बदलने से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मूल रूप से अग्नितत्व संप्रदाय के कई एल्डर्स ने केवल आत्मसमर्पण का नाटक किया था और विराट के जाने के बाद आगे की योजना बनाने का इरादा किया था, लेकिन अब उन पर आत्मा बंधन लगाए जाने के कारण उन्होंने कोई अन्य विचार रखने की हिम्मत नहीं की। अग्नितत्व संप्रदाय के सभी चतुर्थ और तृतीय विपत्ति लोक के एल्डर्स पर आत्मा बंधन लगाने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तालियां बजाईं और संतुष्टि के साथ कहा, ठीक है,
अब तुम्हारा अग्नितत्व संप्रदाय तलवार संप्रदाय में मिला दिया जाएगा और यह तलवार संप्रदाय की एक अधीनस्थ शक्ति बन जाएगा। इन चतुर्थ और तृतीय विपत्ति लोक के एल्डर्स पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद अग्नितत्व संप्रदाय प्रभावी रूप से तलवार संप्रदाय के नियंत्रण में था। शेष योद्धाओं के लिए जो प्रथम विपत्ति लोक, द्वितीय विपत्ति लोक और दिव्य विकास लोक पर थे, यद्यपि उसने उन पर आत्मा बंधन नहीं लगाए थे और लेकिन चतुर्थ और तृतीय विपत्ति लोक के एल्डर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसलिए उसे तृतीय विपत्ति लोक के नीचे के लोगों से किसी भी परेशानी का डर नहीं था। यद्यपि सभी महाविपत्ति लोक के योद्धाओं पर आत्मा बंधन लगाना सबसे सुरक्षित तरीका होता, लेकिन अग्नितत्व संप्रदाय में 2000 से अधिक प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा थे। इतने सारे योद्धाओं पर आत्मा बंधन लगाना अव्यावहारिक था। योद्धाओं पर आत्मा बंधन लगाने से उसकी आत्मा की शक्ति और मानसिक शक्ति की भारी मात्रा खर्च होगी। वह जितने अधिक योद्धाओं को नियंत्रित करेगा या वे जितने मजबूत होंगे, उसकी आत्मा और मानसिक शक्ति पर उतना ही अधिक बोझ पड़ेगा। इसलिए वह एक साथ जितने योद्धाओं पर आत्मा बंधन लगा सकता था, उसकी एक सीमा थी। वह असीमित संख्या में योद्धाओं पर असीमित संख्या में आत्मा बंधन नहीं लगा सकता था। कई मार्शल कलाकारों के लिए, जिनकी आत्माओं को पहले प्रतिबंधित किया गया था, एक निश्चित समय के बाद एक बार तलवार संप्रदाय के प्रति उनकी निष्ठा की पुष्टि हो जाने पर विराट सक्रिय रूप से उन प्रतिबंधों को हटा देता था, जिससे उन्हें उनके बंधनों से मुक्त कर दिया जाता था। इसके दो उद्देश्य थे। पहला, उनके योगदान की पुष्टि के रूप में उनके प्रयासों के लिए एक इनाम, और दूसरा, उसकी आत्मा और मानसिक शक्ति पर बोझ को कम करने के लिए। युवा मालिक, तलवार संप्रदाय किस तरह का संप्रदाय है? विराट की बात सुनकर अग्नितत्व संप्रदाय का एक एल्डर उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। हमने इस संप्रदाय के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? तलवार संप्रदाय वह संप्रदाय है जिससे मैं संबंध रखता हूं। आप इसके बारे में बाद में जानेंगे, विराट ने उत्तर दिया। उसने प्रश्न पर विस्तार से नहीं बताया, केवल इसका संक्षेप में उल्लेख किया। आखिरकार, यद्यपि उसने अब अग्नितत्व संप्रदाय के इन एल्डर्स को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उनमें से प्रत्येक के बारे में उसकी समझ अभी भी बहुत सीमित थी और बहुत अधिक जानकारी प्रकट करना उचित नहीं था। अन्यथा यदि उनमें से कोई जिसकी मृत्यु की इच्छा हो इस जानकारी को लीक कर दे तो यह परेशानी का कारण बनेगा। यहां तक कि अगर वह अंततः आत्मा बंधन तकनीक का उपयोग करके उन्हें मार भी डालता है तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए विराट ने तलवार संप्रदाय के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। विराट की बातें सुनकर अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर हालांकि अभी भी तलवार संप्रदाय के बारे में उत्सुक थे, लेकिन आगे कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। अगली अवधि में आप पूरे अग्नितत्व संप्रदाय को पुनर्गठित करेंगे और पूरे अग्नितत्व महाद्वीप के एकीकरण की तैयारी करेंगे, विराट ने धीरज और अग्नितत्व संप्रदाय के एल्डर्स से कहा। अब जबकि अग्नितत्व संप्रदाय को अपने अधीन कर लिया गया था, अगला कदम पूरे अग्नितत्व महाद्वीप को तलवार संप्रदाय के नियंत्रण में लाना था। पहले ही आ चुके होने के कारण विराट अग्नितत्व महाद्वीप को पहले की तरह खंडित नहीं रहने देगा। वह अग्नितत्व महाद्वीप के सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहता था। इसमें इसके विभिन्न खनिज संसाधन, दुर्लभ खजाने और योद्धा शामिल थे। अंधकार दानव वंश के खिलाफ तलवार संप्रदाय की आगामी लड़ाई के लिए अंधकार दानव वंश की अगली चाल को विफल करने का अधिक मौका पाने के लिए अपने संसाधनों और शक्ति को और बढ़ाने की आवश्यकता थी। अग्नितत्व महाद्वीप के संसाधन निस्संदेह तलवार संप्रदाय के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर थे। क्या अग्नितत्व महाद्वीप को एकीकृत करना? विराट की बातें सुनकर धीरज और अग्नितत्व संप्रदाय के अन्य एल्डर तुरंत स्तब्ध रह गए। क्या हुआ, कोई समस्या है? विराट ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। खैर युवा मालिक, यद्यपि हमारा अग्नितत्व संप्रदाय अग्नितत्व महाद्वीप का अधिपति है, लेकिन वहां कई अन्य शक्तिशाली संप्रदाय भी हैं। इसके अलावा उन संप्रदायों ने हमारा विरोध करने के लिए गठबंधन बनाए हैं। धीरज ने हिचकिचाते हुए कहा। यद्यपि हमारा अग्नितत्व संप्रदाय मजबूत है, लेकिन उन संप्रदायों को झुकाना और उन्हें हमारे अधीन करना आसान नहीं होगा। अग्नितत्व महाद्वीप पर शक्ति संरचना जटिल है और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर हमारा संप्रदाय अकेले हावी हो सके। हमारे संप्रदाय की ताकत के साथ हम अग्नितत्व महाद्वीप की सभी शक्तियों के संयुक्त बलों का सामना नहीं कर सकते। यदि हम अग्नितत्व महाद्वीप को एकीकृत कर सकते तो हमने इसे बहुत पहले कर लिया होता। कार्रवाई करने के लिए आज तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में अग्नितत्व संप्रदाय ने पूरे इतिहास में कई बार अग्नितत्व महाद्वीप को एकीकृत करने का प्रयास किया था, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी प्रयास विफल हो गए और इसके परिणाम स्वरूप अग्नितत्व संप्रदाय को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अग्नितत्व महाद्वीप के संप्रदायों से कई बार भयंकर प्रतिरोध का सामना करने के बाद अग्नितत्व संप्रदाय ने अपनी योजनाएं छोड़ दी। धीरज की बातें पहले से ही काफी कूटनीतिक थीं। सच्चाई यह थी कि अकेले अग्नितत्व संप्रदाय अग्नितत्व महाद्वीप को एकीकृत नहीं कर सकता था। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे अग्नितत्व संप्रदाय की ताकत के साथ तुम यह नहीं कर सकते? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने धीरज की ओर देखते हुए पूछा। युवा मालिक, हो सकता है कि आप अग्नितत्व महाद्वीप की स्थिति से बहुत परिचित न हो। मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं और आप समझ जाएंगे। धीरज ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन अंततः श्वेत वस्त्रधारी विराट को अग्नितत्व महाद्वीप की स्थिति को सच्चाई से समझाने का फैसला किया। ऐसा न हो कि वे विराट द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हों और अंततः विराट को नाराज कर दें और एक दुखद अंत भुगतें। इसके बाद धीरज ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को अग्नितत्व महाद्वीप की स्थिति का एक सामान्य अवलोकन दिया। धीरज का विवरण सुनने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अंततः अग्नितत्व महाद्वीप की स्थिति की सामान्य समझ हासिल कर ली। इससे पहले अग्नितत्व महाद्वीप के बारे में उनका ज्ञान वास्तव में सीमित था। आखिरकार अग्नितत्व पूर्वज के शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उतरने से पहले वह कभी भी अग्नितत्व महाद्वीप में नहीं गया था। यह केवल तब था जब वह अग्नितत्व पूर्वज के साथ हिसाब बराबर करने आया था कि उसने पहली बार इसकी भूमि पर कदम रखा था। यह कहा जा सकता है कि अग्नितत्व महाद्वीप के बारे में उनकी समझ केवल चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों से प्राप्त अग्नितत्व संप्रदाय के बारे में जानकारी थी। अग्नितत्व संप्रदाय के अलावा विराट अग्नितत्व महाद्वीप की अन्य ताकतों के बारे में वस्तुतः कुछ भी नहीं जानता था। धीरज का विवरण सुनने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट गहरी सोच में पड़ गया। यदि अग्नितत्व महाद्वीप की स्थिति वास्तव में वैसी ही थी जैसी धीरज ने बताई थी, तो अग्नितत्व संप्रदाय की शक्ति के साथ पूरे महाद्वीप को एकीकृत करना वास्तव में काफी मुश्किल होगा। हालांकि पूरे अग्नितत्व महाद्वीप को एकीकृत किए बिना वह इसके संसाधनों का अधिकतम लाभ नहीं उठा पाएगा और उसकी बाद की योजनाओं को लागू करना असंभव होगा। कुछ देर विचार करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने धीरज से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए लोगों को भेजूंगा। इसके बाद तुम्हें सबसे पहले अग्नितत्व संप्रदाय को पुनर्गठित करना चाहिए। उसने